यहाँ देखते हैं। टॉपिक क्या है अपना? प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब कुछ कंपाउंड होंगे या मिक्सचर होगा, दो या दो से ज़्यादा होंगे। उनमें से किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को सेपरेट करना अपने को। जैसे कोई सैंपल दिया अपने को ए और बी का, उसमें से अपन चाहते हैं ए को बाहर निकाले या बी को बाहर निकाले या दोनों को अलग करे, तो वो जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो अपन ये प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन इसमें से आ ही रहा है मिनिमम। क्या लिखा है? मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब प्योरिफिकेशन का सिंपल मतलब क्या है? जो तुम्हें सैंपल दिया है उसमें से डिजायर्ड सब्सटेंस को अलग करना है। तो एक बार देख लीजिए डेफिनेशन क्या लिखी है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा बताऊंगा मैं साथ साथ में। मैं जो कहूँ वो सुनते रहना अच्छे से। कोई डाउट आए तो चैट में अपन तुम्हें टाइम देंगे, उस टाइम पे पूछ लेना। एक बार पहले फोकस यहाँ रखना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ डिजायर्ड सब्सटेंस, जो अपन को रिक्वायर्ड है, फ्रॉम अनवांटेड इम्प्योरिटीज। जो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज होगी उसमें से डिजायर्ड सब्सटेंस को बाहर निकालना है, तो ये हो गया सिंपल सा प्योरिफिकेशन। ये डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक, किसी काम की नहीं। अब ये बात ये आती है कि सर पता कैसे पड़ेगा कोई भी कंपाउंड प्योर है या नहीं है? मेन चीज़ तो ये है कि मुझे सैंपल दिया है, वो सैंपल किसी कंपाउंड का है, तो क्या वो सैंपल प्योर है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे? तो उसका सिंपल तरीका है, उस सैंपल का जिसका भी है उसको मेल्ट कर दो या बॉईल कर दो। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो भी होगा, अगर उसके सैंपल के इक्वल है, जैसे एग्जांपल के लिए एफ का मुझे सैंपल दिया है, मुझे चेक करना है एफ का सैंपल प्योर है या इम्प्योर है, तो मैं एफ को बॉईल करूंगा या एफ को मेल्ट करूंगा। तो एफ का मेल्टिंग पॉइंट निकाला, वो मेल्टिंग पॉइंट उसके एफ के इक्वल हो गया जो प्योर सैंपल होता है, तो इसका मतलब वो सैंपल तुम्हारा प्योर था। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उतना ही है तो उसको बोलेंगे प्योर कंपाउंड है। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, कि पता है एफ का मेल्टिंग पॉइंट है एग्जाम्पल के लिए 3000 डिग्री सेल्सियस, और तुम्हारा आ रहा है 3200, तो इसका मतलब चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर रखी है। तो याद तुम्हें क्या रखना है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू अपन डिटरमाइन करते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं इसको, क्या है? द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज असर्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे एक और पॉइंट, मोस्ट ऑफ द प्योर कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जितना होना चाहिए उतना ही होता है। इसके अलावा कुछ मेथड और भी है बट वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने नाम मेंशन कर रखा है। वो दो नाम तुम्हें ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और कौन से मेथड है न्यू मेथड्स के अंदर? एक तो है क्रोमेटोग्राफिक और दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ये दो तरह से। कौन कौन से? क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है? पहले का तरीका क्या था? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट निकाल देंगे, जितना आना चाहिए उतना ही है तो प्योर है। और दूसरा अभी और मेथड कौन से है, ये दो नाम याद रखने हैं। क्या होता है कैसे होता है उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। ये वाली स्लाइड क्लियर है? इतना इसको कैप्चर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं हर स्लाइड के बारे में तुम्हें टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का। और तुम्हें अगर डाउट हो तो चैट का आइकन अपने पास है, उसमें तुम लिख सकते हो। चले आगे। तो अपन ने क्या किया, ये पता पड़ा क्या है कंपाउंड प्योर है या नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से, और ये दो मेथड उससे अपन चेक कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको अपन को पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब वो जो मेथड है वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे? तो सर दो चीज़ें अपने पास में है, एक अपना डिजायर्ड सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योरिटी। उन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड लगाना है अपने को। जैसे एग्जांपल के लिए डिजायर्ड सब्सटेंस पोलर नेचर का है, तो पोलर नेचर को ध्यान में रखते हुए कुछ लगाएंगे प्रॉपर्टी का, अच्छा इसके लिए ये वाला मेथड सूटेबल हो सकता है। या उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है तो कुछ और मेथड आएगा। या उसके क्रिस्टल बन रहे होंगे तो अलग आ सकता है। सब्लिमेट करेगा मेथड हो सकता है। तो किस पे डिपेंड करेगा ये जो मेथड लगाने वाले हैं? दो चीज़ों पे, सब्सटेंस और इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है, ठीक है। याद देखना, वेरियस मेथड्स यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन, ये तुम्हें ध्यान रखना है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी प्रेजेंट। इस पे डिपेंड करेगा। अब ये मेथड अपने को पढ़ने हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग। सब्लिमेशन तुमने कभी ना पहले सुन रखा है। क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम्हें। डिस्टिलेशन भी 9-10 में कभी ना कभी आ रखा है, फिर भी पढ़ेंगे डिटेल में अपन। ये शायद नहीं पढ़ा होगा, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी, तो ये पांचों पढ़ेंगे अपन। अभी यहाँ पे काम की चीज़ क्या है कि ये वाली दो चीज़ें, कंपाउंड और इम्प्योरिटी जो है उनकी प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर अपन ये मेथड सेलेक्ट करेंगे कौन सा अपने को लगाने वाला है। यहाँ तक ठीक है?
चले आगे। चलो, तो इससे आगे चलने से पहले तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ये है जेई मेंस का 2024 का क्वेश्चन पढ़ो, और इसका आंसर जल्दी से मुझे चैट में बताओ। आंसर के लिए तुम्हें चैट का यूज़ करना है। तुम्हारे लिए जल्दी से आंसर बताओ, ए बी सी डी जो भी आ रहा है तुम्हारा। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। सुयस, माज, आयुष, सिद्धार्थ, नम्य, जीत, निष्ठा, जहीर, नुपुर। सबका आंसर आना चाहिए। देखो, क्लास में मज़ा तब आएगा जब तुम रेस्पॉन्स दोगे। तुम खाली अगर ये सोच रहे हो कि नहीं, एकदम टेबल पे पैर रख के मस्त आराम से सोते हुए पढ़ने की कोशिश करोगे, तो थोड़ी देर बाद में तुम निकल जाओगे लाइव क्लास से बाहर। रौनक, आर्नवी, रिदम, ऑलमोस्ट सबका ये आ रहा है। ख्याति, अमन। तो आंसर मिल गया तुम्हें। देखो, क्वेश्चन टफ नहीं आया इसमें से, लेकिन बस थोड़ा पता होना चाहिए तुम्हें। तो क्या था, किस पे डिपेंड करेगा? कंपाउंड और इम्प्योरिटी की जो प्रॉपर्टी होगी उसके नेचर के ऊपर ही अपन सेलेक्ट करेंगे। तो आंसर ए है, ये बता रही है मैंने तुम्हें। अब आते हैं फर्स्ट मेथड के ऊपर, सब्लिमेशन। ये बहुत ही बेसिक मेथड है, क्लास में अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। सब्लिमेशन में क्या होगा, तुम्हें कोई सैंपल दिया होगा, उसको तुम्हें हीट करना है। तो पहले सुनो, सब्लिमेटिंग होता क्या है। कोई सैंपल दिया होगा, तुमने हीट किया, सॉलिड फेज में था, और डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया वेपर के अंदर। सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर, लिक्विड फेली फेज आई ही नहीं है, तो ये जो सब्सटेंस हो गया उनको बोलते हैं अपन सब्लिमेटिंग कंपाउंड। और जो प्रोसेस का नाम क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। तो फॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ याद रखना एग्जाम्पल अपने को। थोड़ा याद देख लो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए। यहाँ पे एक कंपाउंड लिया अपन ने, अमोनियम क्लोराइड, उसको हीट किया, और जो अमोनियम क्लोराइड होता है सॉल्ट, ये सॉलिड फेज में। हीट करते ही क्या होगा, ये जाएगा सीधा वेपर फॉर्म में। ये सॉलिड से आएगा वेपर में, गैस लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी। ऊपर से रख रखा कॉटन प्लग लगा रखा है। अच्छा, थोड़ा लॉजिक से क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे मैं, ये क्यों लगाया कॉटन प्लग ऊपर? ये जो फनल है, इस फनल के ऊपर कॉटन प्लग क्यों लगाया? अगर मैं डायरेक्टली इसको पैक कर दूँ तो क्या दिक्कत है? या अगर लगाओ नहीं तो क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसको ढक्कन पूरा बंद कर देंगे, या फिर इसको पूरा ओपन रख देंगे। तो क्या चेंज आएगा, बताओ? तुम्हें क्या लगता है क्या चेंज आना चाहिए? कि कॉटन प्लग क्यों लगाया होगा? एक आंसर आया, तो यस का कलर नम में आ रहा है, ताकि वेपर कैप्चर हो एट कॉटन, नीचे ना गिरे। अच्छा, ठीक है। देखो, ट्राई करो, तुम्हें थोड़ा लॉजिकल भी रखना है साथ में, कि ये क्यों लगाया होगा। तुम बता दो आंसर अपना, फिर अपन चेक करते हैं। मैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ, तुम क्या क्या बता रहे हो मेरे को आंसर। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ प्रॉपर, ताकि तुम आंसर लिख पाओ, फिर अपन चेक करते हैं। लीड से हाई चांस है कि वो कंडेंस हो जाए। अच्छा, ठीक है। निष्ठा कह रही है कि कंडेंस हो जाए, ऐसा कुछ चांसेस है उससे। चलो चेक करते हैं अपन आंसर, लॉजिक क्या कहता है। अच्छा, अगर मैं इसको खुला रखूंगा, पहला केस वो देखते हैं कि कॉटन बिल्कुल नहीं है, ऊपर से ओपन है पूरी तरह, तो क्या होगा? जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, ये सॉलिड फेज में था, वेपर सीधी बाहर निकल जाएगी, तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड है, वो हो जाएगा सब्लिमेट, लेकिन अपने को मिलेगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसका। एक तो ये केस हो गया। दूसरा देखते हैं कि अगर मैं पूरा ही पैक कर दूं, तो क्या दिक्कत है कि मैं कॉक लगा के पूरा पैक कर दूं उसको। तो बात आई कि क्या वो ऊपर जाएगा? जैसे अभी इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो वॉल है यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है इस जगह पे। लेकिन अगर पूरा पैक कर रखा है, तो मैं ऐसे एज्यूम करो एक बोतल है, उसके अंदर बलून है, बोतल का ढक्कन पैक कर रखा है, तो क्या बलून ऊपर आ सकता है? मुश्किल है। और नहीं आएगा प्रैक्टिकली, क्यों? क्योंकि ऊपर पैक होने से क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा होगा, उस एटमॉस्फेयर नहीं बोलेंगे, उसका बोतल का जो प्रेशर होगा वो लग रहा होगा, तो वो उसको ऊपर आने देगा ही नहीं।
तो तुम्हें इस केस में क्या करना है कि ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसको, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है। तो कॉटन से क्या हुआ सर? कॉटन ने क्या किया? कॉटन क्या करेगा कि अंदर जो एयर होगी उस एयर को तो बाहर आने दे देगा, और ये जो क्या सॉलिड पार्टिकल है ये इसके ऊपर ही, इस सरफेस के ऊपर रह जाएगा, ताकि एयर निकलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं अपने को, और ये वाला पार्टिकल इस फनल के साइड्स में डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ कॉटन वाले पार्ट के वहाँ भी रुक जाएगा अपने को। तो क्या था लॉजिक इसके पीछे का, कि एयर को बाहर जाने देना है और बाकी चीज़ों को वही रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? वो यहाँ से पूछेगा, इधर देखो, ये वाली चीज़ किसके लिए काम का है? तो तुम्हें ये एग्जांपल याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर, आयोडीन, ये सब क्या है? सब्लिमेटिंग कंपाउंड है। तो इनको क्या करेंगे अपन, जैसे ही हीट करेंगे तो सॉलिड से सीधा कहाँ जाएंगे? ये सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो ये एग्जांपल तुम्हें ध्यान रखना है। अब तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो तुम करो। ये है नीट 2024 का क्वेश्चन, बताओ जरा। अच्छा, आंसर साथ में आ गया इसमें तो। नीट 2024 का क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार फिर भी। ऑन ईटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। तो क्या पूछ रहा है? टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन, कौन सी टेक्निक होती है? सब्लिमेशन। अब तुम बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, तो सिंपल क्वेश्चन भी आता आते ही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या अपन है, बहुत सिंपल था, वो जेई में आया गया था। ये नीट वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, बट तुम्हें पता होना चाहिए। चले आगे, एक और क्वेश्चन ट्राई करो जरा। मैंने हाथ रख दिया इधर, गलती से क्या है, ये आंसर आ गया है। हाँ, अब आंसर बताओ मुझे इसका, कमेंट करो, मैं तुम्हारा आंसर देखता हूँ चैट में। देखो, क्लास में मज़ा तभी आएगा जब तुम रेस्पॉन्स दोगे। क्वेश्चन सिंपल हो तब भी रेस्पॉन्स देना है, थोड़ा टफ आए तब भी रेस्पॉन्स देना है। रेस्पॉन्स दोगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में। तो हम जीत, अमन, माज, रौनक, आयुष, नम्य, जरीर, रिदम, ख्याति, सबका भी आ रहा है। धन्य, यान, सिद्धार्थ, नमन, नुपुर, निष्ठा, अदिति, कुंज, आर्नवी, दक्ष। आंसर क्या है? सब्लिमेशन। ये पुराना क्वेश्चन था। चले आगे। अब आते हैं सेकंड मेथड की तरफ, उसका नाम क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले वर्ड समझते हैं, क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल क्या है? किसी भी ये कंपाउंड है, उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, उसमें वो रहने की कोशिश करता है, प्योर फॉर्म उसकी। तो जो क्रिस्टल है वो कहीं ना कहीं बन रहे होंगे मेथड के अंदर। मेथड क्या लिखा है? क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब पहले क्रिस्टल नहीं होंगे, या हो सकता है सॉल्यूशन फेज में हो और बाद में क्रिस्टल बन जाए, मतलब उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री आ जाए कुछ ना कुछ, तो उसको बोलेंगे कुछ ना कुछ क्रिस्टल बन रहे हैं यहाँ पे। अब जरा रीड करते हैं एक बार। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी? किसी भी सब्सटेंस की हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, पर्टिकुलर कोई शेप होगा उनका। द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल, उसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों किसी काम की नहीं है। आगे चलो। ये थोड़ा पूछ सकता है, ध्यान रखना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ, ध्यान के रखना भाई, ये सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको प्योरीफाई करना है तो उसके लिए ये काम आ सकता है। कब आएगा नहीं आएगा भी देखेंगे। अब इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ से। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड। इसकी डिफरेंस देखना आपको, कंपाउंड का देखना और इम्प्योरिटी का देखना इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। अब समझो इसको अच्छे से, ये मेथड कब काम आएगा? मान लो मेरे पास एक सैंपल है, सैंपल का मतलब उसमें कंपाउंड होगा और इम्प्योरिटी होगी। तो दो चीज़ें मान लेते हैं, ए कंपाउंड है, बी इम्प्योरिटी है। तो इन दोनों को मुझे किसी सॉल्वेंट में मिक्स करना पड़ेगा। मान ले सॉल्वेंट एक सी है, तो ए और बी को मैंने सी में मिक्स किया। ये मेथड कब काम आएगा? जब ए और बी में से कोई एक तो सॉल्युबल हो जाए और दूसरा नहीं हो सकता है कंपाउंड सॉल्युबल हो या इम्प्योरिटी सॉल्युबल हो, दोनों में से कोई एक सॉल्युबल होना चाहिए, तो ये मेथड काम आएगा। बट ठीक है, ये डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी, और होना चाहिए सुटेबल सॉल्वेंट। अब ये क्या मतलब कि देखेंगे इसको अपन। अब आगे देखना। द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, इन विच इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल।
ये क्या वर्ड है? स्पेरिंगली सॉल्युबल, या आयनिक इक्विलिब्रियम में पहली बार आया होगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। और एप्रिसिएबली सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर। इस पॉइंट को भी समझो, ये भी एग्जाम के लिए काम का है। क्या कहना चाह रहा है? एक तो हो गया ये वाला तरीका कि अगर दो कंपाउंड है ए और बी, उनको भाई सॉल्वेंट में मिक्स किया तो उन दोनों में से कोई एक सॉल्युबल होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या, जो कंपाउंड सॉल्युबल है वो रूम टेम्परेचर पे तो सॉल्युबल नहीं है। वर्ड यूज किया स्पेरिंगली सॉल्युबल, इसका मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। अब तुम बोलोगे सर ये वाला वर्ड क्यों लिखा? फिर देखो एग्जाम में ऐसे वर्ड ही आएंगे, ये वाला वर्ड नहीं मिलेगा एग्जाम में। एग्जाम में वर्ड क्या आएगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल वर्ड, क्योंकि एग्जामिनर की लैंग्वेज एक पैटर्न होती है, उसको फॉलो करते हो। तो ये रूम टेम्परेचर पे कैसा था कंपाउंड? इनसॉल्युबल। लेकिन मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, हीट करूंगा, तब सॉल्युबल हो जाएगा, तो ये मेथड काम आ जाएगा। दो चीज़ें वापस सुन लो अच्छे से। पहला, ए और बी दो कंपाउंड है, उन दोनों को मुझे किसी सॉल्वेंट सी में मिक्स करना है, तो ए और बी में से कोई भी एक कंपाउंड एट ए टाइम सॉल्युबल होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़, जो सॉल्युबल है वो रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डिजोल्व होना चाहिए। समझ गए? कंडीशन है, फर्स्ट पॉइंट के बाद कंडीशन लगाई है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तब तो सॉल्युबल हो गया, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो सॉल्युबल नहीं है। इतना ठीक है। कुछ एक दो पॉइंट और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम जल्दी से। चलते आगे, इस पर थोड़ी देर बाद में आएंगे, पहले मैं मेथड समझा देता हूँ। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या करना है। ये एक सॉल्यूशन लिया तुमने, सुटेबल सॉल्वेंट लिया है, उस सॉल्वेंट के अंदर तुम्हें दो चीज़ें मिलाई है, ए और बी। तो पहली कंडीशन क्या बताई थी कि सर ए और बी में से कोई एक सॉल्युबल होना चाहिए। मान लेते हैं कि बी वाला क्या है, सॉल्युबल है, अंदर डिजोल्व हो गया, तो बी वाला डिजोल्व हो गया, ए वाला ऐसा कैसे रहेगा, डिजोल्व नहीं होगा। अब क्या करूंगा मैं, फिल्टर पेपर से सेपरेट कर दूंगा किसको, ए को। तो ए वाला पार्ट तो ऊपर रह जाएगा, बी वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है? पहले मेरे पास दो चीज़ें थी, ए और बी। मैंने क्या एज्यूम किया है कि ए तो क्या है, इनसॉल्युबल, और बी वाला क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, सॉल्युबल। तो बी वाला उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो गया, ए वाला डिजोल्व नहीं हुआ। फिल्टर पेपर से मैंने उसको सेपरेट करने की कोशिश की, तो ए वाला पार्ट ऊपर ऊपर रह जाएगा यहाँ पे, और बी वाला का आ गया, इसके अंदर आ गया बी। यहाँ तक ठीक है? अब क्या करना है, इस बी वाले सैंपल को हीट करना है, और जो सॉल्वेंट है उसको रिमूव करना है, या फिर हीट मत करो तभी चलेगा। सूटेबल सॉल्वेंट लिया तुमने, अब उसको तुम्हें करना है, कूलिंग करनी है। क्या करना है तुम्हें, ठंडा करना है। ठंडा करने से क्या होगा, स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था मैंने कि जो कंपाउंड सॉल्युबल है वो हीट करने पे तो सॉल्युबल होना चाहिए था, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या बोला था, इनसॉल्युबल। तो अभी तो ये हीट कर रखा है तुमने यहाँ पे इसको पहले से, तो अभी ये सॉल्युबल था। अब टेम्परेचर डाउन करो, डिक्रीज करो, डिक्रीज करो, डिक्रीज करो, तो क्या होगा, ठंडा होगा। तो जो सॉल्युबल था अब वापस बाहर आना शुरू कर देगा, उस सॉल्यूशन में से अलग हो जाएगा, इसका मतलब क्रिस्टल बनना शुरू कर देगा। तो थोड़ी देर बाद में यहाँ पे अपन को क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो ये था इसका मेथड, समझ में आया? तो दो चीज़ें थी, ए और बी में से कोई एक सॉल्युबल था, अपन ने यहाँ बी को मान लिया सॉल्युबल था, तो ए को पहले फिल्टर करके निकाल दिया। अब बी उस सॉल्वेंट के अंदर है, अब उसका टेम्परेचर डाउन करना है, तो डाउन करने पे क्या होगा, बी के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये था इसका सिंपल सा मेथड। अब आते वापस पीछे की तरफ, कुछ पॉइंट थे वो, ये देखो। द सॉल्यूशन इज कंसनट्रेटेड, मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज़्यादा रखना है, ठीक है। कंसनट्रेटेड टू गेट नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये वर्ड ध्यान रखना है। अब क्या होगा, कूलिंग कर रहे हैं, ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस, क्रिस्टल बनना शुरू करेगा, और उसको बाद में अपन फिल्टर करके अलग निकाल देंगे क्रिस्टल को, ठीक है। इतना ही काम का था। आगे देखो, एक दो पॉइंट और है। इफ़ द कंपाउंड इज, ये ध्यान रखना, अभी तक क्वेश्चन तो नहीं बना इस पर, अभी तक नहीं आया, वो बन सकता है। इफ़ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट एंड वेरी लिटिल सॉल्युबल इन अनदर सॉल्वेंट, एक में तो ज़्यादा सॉल्युबल दूसरे में नहीं है, तो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी सेटिस्फैक्ट्री कैरिड आउट इन अ मिक्सचर ऑफ दिस सॉल्वेंट। ये कैसे करेंगे? ये क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड है किसी एक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल है और दूसरे में नहीं है, तब भी ये मेथड लगा सकते हो। कैसे समझना है इसको?
मान लेते मेरे पास दो चीज़ें थी, ए और बी, वही पहले लिया था वही। बी वाला पार्ट सॉल्युबल था, ए वाला नहीं था, ठीक। पहला वाला कर दूंगा। अब यहाँ पे दो सॉल्वेंट लेने हैं मेरे को, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें थोड़ा और सिंपल वे में समझाता हूँ। या देखो, मेरे पास ए और बी का मिक्सचर था, उसको मैंने पहले मिलाया सी के अंदर, और फिर बाद में मान लेते हैं कि बी वाला था वो सॉल्युबल था। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में जैसे ही मिक्स करोगे तुम, तो बी तो गायब हो जाएगा, लेकिन ए इसके अंदर दिखेगा मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको कर दूंगा फिल्टर। फिल्टर करने से क्या होगा, ए अलग हो गया, ए अलग निकाल दिया मैंने, और बी और सी का सॉल्यूशन बच गया अभी मेरे अंदर। बी, सी के अंदर बी भी पड़ा हुआ है, ए को मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको दूसरे सॉल्वेंट के अंदर रखूँगा, डी के अंदर। अब इस डी के अंदर क्या रखूँगा, मैं बी और सी को मिक्स कर दूंगा, इस सॉल्यूशन को। और डी ऐसा होना चाहिए, बी जो था वो सी के अंदर तो क्या था, सॉल्युबल होना चाहिए था, लेकिन यही बी डी के अंदर इनसॉल्युबल होना चाहिए। ऐसा सॉल्वेंट अपन लेंगे, तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें मिक्स करूंगा, तो अब ये सॉल्वेंट डी वाला है, उसको लूंगा मैं लार्ज क्वांटिटी में, तो अब बी डी के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, बी के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, यहाँ पे बी के क्रिस्टल बनना शुरू कर देंगे, बी अलग आना शुरू कर देगा, सी उसके अंदर ही है, डी उसके अंदर है, तो बी के क्रिस्टल बन गए, अलग कर देंगे। कूलिंग भी करनी पड़ेगी साथ साथ में। समझ में आया, वापस सुन लो एक बार और। मेरे पास दो चीज़ें थी, कंपाउंड का था, इसको मान लिया मैंने ये इम्प्योरिटी है। बी वाला सॉल्युबल था किसमें, सी के अंदर, तो पहले मिक्स कर दिया, ए मिक्स नहीं हुआ तो ए को फिल्टर करके अलग निकाल दिया, अब बचा बी और सी। अब इस बी और सी के सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्वेंट में रखना है, वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बी डिजोल्व नहीं हो। तो क्या होगा, बी अलग निकल जाएगा, जब डिजोल्व नहीं हो रहा तो अलग निकल जाएगा, इसका मतलब कूलिंग करने पे उसका क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? एक बार थम्स अप कर दो, ये मैथड समझ में आया हो तो। अगर तुम्हें क्लियर है तो थम्स अप कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा था, वन सॉल्वेंट, वापस पढ़ लेते हैं एक बार इसको। If the compound is highly soluble in one solvent and very little soluble in another solvent, crystallization can be satisfactorily carried out in the mixture of this solvent। तो उसमें कर सकते हैं, ठीक। आगे देखना, impurities which impart color। अब मान लो तुमने क्रिस्टल बना दिया, ठीक है, जैसे ये वाला लिया अपन ने, आ गया, ये यहाँ पे क्रिस्टल बन गए तुम्हारे, लेकिन क्रिस्टल के ऊपर कुछ कलर आ रहा है अभी भी, कुछ कलर अभी भी आ रहा है उसके ऊपर। तो क्या करेंगे, तो अपन तो कलर नहीं चाहिए, अपने को कलर को भी रिमूव करना है। उसके लिए क्या करते हैं, वो याद देखना, impurities which impart color to the solution are removed। कैसे रिमूव करेंगे उनको, बाय एड्सॉर्बिंग एक्टिवेटेड चारकोल। तो तुम्हें उसके अंदर क्या डालना, जब सॉल्यूशन पेज में था तो तुम्हें चारकोल डालना, चारकोल क्या है, कोल का पाउडर फॉर्म। कोल को पाउडर फॉर्म में डाल दो उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो जो एक्टिवेटेड चारकोल है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है एड्सॉर्प्शन की, तो वो क्या करेगा, कलर वाले पिगमेंट को एड्सॉर्ब करा देगा, और उसको अलग कर देंगे अपन। अब और प्योरिटी चाहिए तुम्हें तो बार बार करना पड़ेगा ये। तो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन बिकम्स नेसेसरी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज ऑफ कंपेरेबल सॉलिबिलिटी। अगर सॉलिबिलिटी कंपेरेबल है, मतलब ए और बी दोनों थोड़ा थोड़ा डिजोल्व हो रहे हैं, बी तो हो ही रहा था, ए भी डिजोल्व हो रहा है, तो उस केस में तुम्हें बार बार क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा ताकि अपने को कंपाउंड प्योर मिल जाए। यहाँ तक ठीक है? अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, थोड़ा और तुम्हें क्लियर होगा। चले आगे। क्वेश्चन से पहले एक वाला एक पढ़ लेते हैं कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट पूछ सकता है, क्योंकि इतने सारे मेंस में तो बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, तो कहीं से भी उठा लेगा वो। अब देखना है कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। तुम ए और बी को मिला रहे थे इस सैंपल को, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो सॉल्वेंट है ऐसा नहीं हो कि वो उसे रिएक्शन करने लग जाए। अपना काम क्या था, उसको सेपरेट करना है, पता पड़ा खुद ही रिएक्शन करने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी अपने को। तो पढ़ लेते हैं एक बार, इट शुड नॉट रिएक्ट विद द इम्प्योरिटी, इम्प्योर सब्सटेंस। अब वो इम्प्योर सब्सटेंस दोनों हो सकते हैं, कंपाउंड से भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए और इम्प्योरिटी से भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, किसी से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए अपने को। दूसरा, इट शुड डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस अपॉन हीटिंग।
हीट करने पे तो डिजोल्व करना चाहिए और कूलिंग करने पे नहीं करना चाहिए, ऐसे लिखा है। एट रूम टेम्परेचर सो दैट द एक्सेस ऑफ द सब्सटेंस इज थ्रोन आउट अपॉन कूलिंग। तो हीट करने पे डिजोल्व होना चाहिए, कूलिंग करने पे वापस क्रिस्टल बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। आइदर द इम्प्योरिटीज शुड नॉट डिजोल्व, या तो इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, या फिर एट ऑल, और इफ दे डिजोल्व, अगर मान लो डिजोल्व हो रही है तो क्या होगा, दे शुड बी soluble टू सच एन एक्सटेंट दैट दे रिमेन इन द सॉल्यूशन। ये क्या चीज़ है? पहली बात तो क्या बोली कि जनरली इम्प्योरिटी उस कंपाउंड में, उस सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, बट अगर बाय चांस हो रही है तो उनकी सॉलिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि कूलिंग करने के बाद भी वो क्रिस्टल फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं दे। समझ गए कि तुमने कूलिंग की तब भी वो सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी के अंदर ही है, मतलब सॉल्युबल अभी भी है ही उसके अंदर, तो ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो क्या लिखी है, इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं होनी चाहिए। बाई चांस अगर हो रही है तो इतनी सॉलिबिलिटी उनकी हो कि कूलिंग करो फिर भी क्रिस्टल फॉर्मेशन उस कंपाउंड का हो जाए, इम्प्योरिटी का नहीं हो। तो ये थी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, जनरल चीज़ें, तीनों पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, रखना नहीं है कुछ भी इसके अंदर, समझना है कि अच्छा ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो सिंपल सी है। रिएक्शन हो जाएगी तो पता कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे। दूसरा, हाई टेम्परेचर पर डिजोल्व होना चाहिए उसके अंदर, लो टेम्परेचर पर नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल बनेगा। और तीसरा, इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर डिजोल्व हो रही है तो कूलिंग करने के बाद भी वो डिजोल्व फॉर्म में ही रहे उसके अंदर। ठीक, चलते अपन आगे की तरफ। अब ये कब कब काम आएगा, कौन से मेथड में काम आएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट अपने लिए। पहला, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। अगर मुझे शुगर के क्रिस्टल बनाने हैं तो ये काम आएगा। एग्जाम्पल समझना, मेरे पास शुगर और उसके अंदर NaCl है, मतलब शुगर प्लस सॉल्ट है। मुझे उसमें से दोनों को अलग करना है, कि सॉल्ट को अलग करूँ, शुगर को अलग करूँ। क्या मैं वाटर यूज़ कर सकता हूँ एज ए सॉल्वेंट? सोच के बताओ, यस और नो में आंसर दो मेरे को। क्या मैं वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर सकता हूँ शुगर और सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए? थोड़ा सोचो, मैं देखता हूँ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। आंसर यस और नो पे जाना है, ट्राई करो। रिदम, सुयस, नम्य, निशित, क्या आ रहा है? नो आ रहा है? तो सही लग रहा है तुम्हें, गुड, मतलब लॉजिक डेवलप हो रहा है। रौनक, माज, सोहम, अदिति, तो सही है तुम्हारा आंसर। हाँ सर, ये काम नहीं आएगा। क्यों? अपन क्या चाहते हैं कि उन दोनों में से कोई एक डिजोल्व होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। तो जब पानी काम नहीं करता तो माहौल बना दो, उससे काम हो जाएगा अपने का। तो अब अगर शुगर और सॉल्ट को मुझे सेपरेट करना है, थोड़ा माहौल काम आएगा। देखो इधर, सपोज वी हैव सैंपल ऑफ शुगर कंटेनिंग impurity ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl है। दिस कैन बी प्योरीफाइड बाय सीकिंग द impure सॉलिड विथ हॉट इथेनॉल एट 348। तो तुम्हें यूज करना है इथेनॉल इस केस में। इथेनॉल में क्या होगा, देखो शुगर मीठा लगता है, इथेनॉल कड़वा लगता है, तो कड़वे में थोड़ा शुगर मिला तो थोड़ा मीठा लग जाएगा। तो शुगर तो क्या होगा, इथेनॉल में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन NaCl डिजोल्व नहीं होगा। अपन क्या चाह रहे थे, कोई एक डिजोल्व होना चाहिए। तो शुगर और सॉल्ट का मिक्सर था, इथेनॉल लिया, दोनों को मिलाया, शुगर डिजोल्व हो गई, NaCl डिजोल्व नहीं हुआ, तो फिल्टर कर दूंगा मैं, NaCl को पहले बाहर निकाल दिया। अब जो अल्कोहल के अंदर शुगर है, कूलिंग करना शुरू करूंगा मैं, टेम्परेचर डाउन करूंगा तो क्या होगा, शुगर के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। हो गया सेपरेशन। पढ़ लेते हैं एक बार। द शुगर विल डिजोल्व, शुगर डिजोल्व हो जाएगी, वेयर इज कॉमन सॉल्ट रिमेन्स इनसॉल्युबल। द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टर, फिल्टर कर दो ताकि NaCl बाहर निकल जाएगा। कंसनट्रेटेड, मतलब बॉईल करना शुरू कर दो, एंड देन अलाउड टू कूल, और शुगर के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, क्या वाटर यूज आ सकता है, तो आंसर है नो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे सॉल्युबल है। तो साथ में लॉजिक भी डेवलप रखना अपने को, ताकि एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आए तो पता कर जाएगा अच्छा ये सॉल्युबल है या नहीं है। अभी क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, ये देखो, बेंजोइक एसिड को मुझे सेपरेट करना है, इसमें बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन को मुझे सेपरेट करना है, क्या ये काम आएगा? क्या ये मेथड काम आएगा? सर आपने इसमें एग्जाम्पल में लिखा तो काम आता होगा इसका मतलब। नेफ्थलीन कैसा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड है, नॉन पोलर है पूरी तरह। और बेंजोइक एसिड पोलर नेचर का कंपाउंड है, पोलरिटी है उसके अंदर। तो इसका मतलब एक थोड़ा बहुत पोलर है, एक नॉन पोलर है। तो मैं क्या ले सकता हूँ उसके लिए, बताओ।
एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, क्या पानी काम आ जाएगा? ये सुनो, क्या चाहिए था अपने को कि उन दोनों में से कोई एक डिजोल्व होना चाहिए। तो अगर मैं पानी लूंगा तो ये जो बेंजोइक एसिड है वो सॉल्युबल हो जाएगा पानी के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पोलर नेचर शो कर रहा है। वाटर भी पोलर है, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये इनसॉल्युबल है, नेफ्थलीन को पहले बाहर निकाल देंगे, उसके बाद में कूलिंग कर देंगे अपन इसकी। समझ गए? देखते हैं यहाँ पे मिक्सचर किसका था, बेंजोइक एसिड नेफ्थलीन का था। मिक्सचर कैन बी प्योरीफाइड बाय ट्रीटिंग द इम्प्योर सॉलिड विथ हॉट वाटर। तो सुटेबल सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर है। इससे पहले वाले में क्या था सुटेबल सॉल्वेंट? इथेनॉल था। ठीक। बेंजोइक एसिड विद डिजोल्व वाइल नेफ्थलीन रिमेन्स इनसॉल्युबल, क्योंकि नेफ्थलीन पूरी तरह कैसा नॉन पोलर है। द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टर, फिल्टर कर दो ताकि नेफ्थलीन बाहर आ जाएगा। एंड देन अलाउड टू कूल व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ बेंजोइक एसिड सेपरेट आउट। ये अपना तरीका आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या बेंजीन काम आ सकता है इसके अंदर? क्या इनको सेपरेट करने के लिए बेंजीन एज अ सुटेबल सॉल्वेंट हो सकता है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि ये बेंजोइक एसिड पोलर नेचर शो कर रहा है, लेकिन है तो कोवेलेंट कंपाउंड ही। तो बेंजोइक एसिड नेफ्रिन दोनों के दोनों बेंजीन में सॉल्युबल है, तो मेथड काम नहीं आएगा। तो क्या है, इंस्टेड ऑफ वाटर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? प्योरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल बिकॉज बोथ बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन आर क्वाइट सॉल्युबल इन बेंजीन। दोनों अच्छे खासे सॉल्युबल है। तो नेचर थोड़ा बहुत पोलर था इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल तो कंपाउंड कोवेलेंट नेचर का है ये, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है ये भी कोवेलेंट कंपाउंड था नेफ्थलीन। तो बेंजीन काम नहीं आएगा। क्लियर हो गया? चले आगे। और बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर गए, जो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं। मेंस और नीट में तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पूछ रहा है। एक आध बार कभी बाहर पूछा हुआ तो है, बाकी तो नहीं है। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। बेंजोइक एसिड प्योर करने के लिए क्या यूज आएगा? वाटर काम आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? बेंजोइक एसिड के साथ में दूसरा कंपाउंड कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर नेचर का। ठीक। सी वाटर का जो प्योरीफिकेशन है वो भी ऐसे ही होता है। टाटा नमक, देश का नमक है ना, वो भी ऐसे ही होता है। क्या होता है उसके अंदर? सॉल्ट वाटर में डिजोल्व फॉर्म में है, इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं है, इम्प्योरिटी को अलग कर दिया, फिर सॉल्ट को ठंडा कर दो या फिर धूप में रख दो, अपना पानी उड़ता रहेगा, तो थोड़ी देर बाद में तो सॉल्ट के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। तो सी वाटर प्योरीफिकेशन में इम्प्योर एलम, एलम मतलब फिटकरी, वो जो सेविंग करने के बाद कट लगता है लगाते हैं, तो उसमें भी काम आ जाता है ये। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने में ये मेथड काम आ जाएगा। देखो बेसिकली सब एक क्रिस्टल लिखे हुआ है, कुछ भी नहीं है। NaCl का क्रिस्टल है, एलम खुद एक क्रिस्टल है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है ब्लू कलर का। शुगर इंडस्ट्री उसके अंदर भी काम आ जाता है क्रिस्टल फॉर्म करने में। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो थोड़ा ध्यान रखना। चले आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये तुम क्वेश्चन जल्दी से आंसर मुझे बताओ, इसका क्या आएगा? तुम्हें क्या लग रहा है? क्वेश्चन पढ़ लो एक बार और आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। आगे आंसर तुम्हारा, ये जेई मेंस 2022 का है। अपन देखते हैं तुम्हारा आंसर। सबका ही डी आ रहा है क्या? सबका डी आ रहा है। डी मतलब ए फॉल्स है। देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड और नेफ्थलीन के लिए बात कर रहा है, कैन बी सेपरेटेड बाय बेंजीन। नहीं सर, झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। ए इज फॉल्स। बी में क्या है? वाटर यूज आ सकता है, हाँ सर। तो तुम्हारा आंसर सही है। वेरी गुड, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। तो ये आंसर लिखा हुआ है। आंसर क्या है? डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। ये एक काफ़ी है इतना, एक काफ़ी और देखेंगे, मिक्स में करेंगे। अब आ रहे थर्ड मेथड की तरफ, वो है डिस्टिलेशन। दो हो गए, सब्लिमेशन हो गया और क्रिस्टलाइजेशन हो गया। अब क्या डिस्टिलेशन? इसमें क्या होगा, दो अलग अलग लिक्विड होंगे, उनको सेपरेट करना है। मिक्सचर ऑफ लिक्विड बोलो या फिर किसी पर्टिकुलर लिक्विड के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए काम आएगा। डेफिनेशन काम की नहीं है, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं अपन। इट इज अ फिजिकल सेपरेशन है, प्योरीफाई लिक्विड्स और सेपरेट्स कंपाउंड
कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर बाय हीटिंग, पहले हीट करेंगे, उससे वेपर बनेगी, फिर उसको कूल करेंगे और लिक्विड बन जाएगा। कितने टाइप का है ये चारों पढ़ने आपको डिटेल के अंदर। सिंपल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अंडर रिड्यूस प्रेशर और स्टीम। एक एक करके पढ़ते हैं अपन, चिंता मत करो, वन बाय वन पढ़ेंगे अपन। कभी फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपन। क्या है सिंपल डिस्टिलेशन? तो पहली बात तो ये कब लगाना है, जब दो कंपाउंड तुम्हें दिए हैं उनमें से एक वॉलेटाइल हो और दूसरा नॉन वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल मतलब जिसकी वेपर बनती है, जो उड़ के जा सकता है, उसको बोलेंगे वॉलेटाइल। कि गर्म किया मैंने और उसकी वेपर बनना शुरू होगी तो उसको बोलेंगे वॉलेटाइल। और वेपर नहीं बन रही है तो नॉन वॉलेटाइल है। तो पहली कंडीशन क्या है? वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी। तो उस सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड अगर वॉलेटाइल है तो इम्प्योरिटी कैसे होनी चाहिए? नॉन वॉलेटाइल, ताकि लिक्विड उड़ जाएगा, अलग से गैस इकट्ठा कर लेंगे, कंडेंस कर देंगे और लिक्विड बन जाएगा अपने पास। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा ये होना चाहिए कि लिक्विड अगर है बहुत सारे, देन दे हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो उनमें सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसपास ही बॉइलिंग पॉइंट उनका, तो पता नहीं कर पाएंगे कि दोनों साथ में जाएंगे। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहला, लिक्विड और इम्प्योरिटी है तो उनमें से कोई एक वॉलेटाइल होना चाहिए, इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर दो लिक्विड है, तीन है, चार है, तो जिनको भी तुम्हें सेपरेट करना उनमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 20 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस हो तो लगा सकते हो। कभी कभी 10 से ज़्यादा होगा तब भी लगा सकते हैं, बट 10 से कम में तो लगेगा ही नहीं। तो रफ आइडिया रखना है कि 20 से अगर ज़्यादा है तो ये हो जाएगा। अब एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है कहीं पे कि 20 पे क्या होगा, वैसी बाउंड्री कहीं नहीं है। रफ आइडिया रखना है कि हाँ 20 से ज़्यादा है तो लगा देंगे अपन। अब क्या होगा, एक पॉइंट याद रखना, लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेज एट डिफरेंट टेम्परेचर। ऑब्वियसली बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वेपर बनाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो वेपर लेट बनाएगा। द वेपर्स आर कूल्ड एंड द लिक्विड सो फॉर्म्ड, उसको बोल सेपरेट कर देंगे। तो हम नॉर्मल चीज़, एक पॉइंट है। ये डायग्राम देखो एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। क्या करना है तुम्हें, ये एक तुम्हें यहाँ ले रखा है फ्लास्क है, उसके अंदर तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट है, ए और बी का मिक्सर है उसके अंदर। उसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी। शायद ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, मैं रेड लिख देता हूँ। इसमें ए और बी दो चीज़ें हैं, दोनों सॉल्वेंट की फॉर्म में अभी है। तो इनमें से एक होना चाहिए जो जल्दी वेपराइज बन जाए और दूसरा बाद में बन जाए, मान लेते हैं। लेट, अब इधर लिखने के लिए वापस वाइट करना पड़ेगा मेरे को। लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। और ज़्यादा होना चाहिए डिफरेंस। तो अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो तुम मुझे बताओ किसकी वेपर जल्दी बनेगी, मतलब गर्म करने पे कौन जल्दी ऊपर आएगा, ए या बी? या इसको ऐसे बोलो कि मुझे यहाँ पे कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा या बी मिलेगा मुझे यहाँ पे? आंसर दो। या तो ऐसे बोलो कि किसकी वेपर जल्दी बनेगी, या ऐसे बोलो कि ये जो यहाँ मिलेगा मेरे को डिस्टिलेट, उसमें ए मिलेगा या बी मिलेगा। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? बी आ रहा है। बढ़िया, वेरी गुड। तो ऑलमोस्ट सबका आंसर क्या है? बी। क्योंकि सर आपने कहा बॉइलिंग पॉइंट बी का कम है, इसका मतलब बी को बॉईल करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा गर्म करो चला जाएगा। तो बी यहाँ से होते हुए बाहर आ जाएगा, तो बी जल्दी मिल जाएगा मेरे को। ठीक है। तो सिंपल से हमारे समझ में आ गया। डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में तो काम आ जाएगा, या फिर एक वॉलेटाइल हो दूसरा नॉन वॉलेटाइल हो, तब ये तरीका अपने यूज़ कर देंगे। ठीक है, चले आगे। तो ये था सिंपल डिस्टिलेशन। अब किसके काम आएगा वो अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, क्लोरोफॉर्म को तुम्हें सेपरेट करना है अगर एनिलीन से। मैंने डेटा लिखा है साथ साथ में ताकि समझाना ईजी हो मेरे को। तो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 और एनिलीन का होता है 457। डिफरेंस काफ़ी अच्छा है उसके बीच में, डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब सिंपल डिस्टिलेशन काम आ जाएगा मेरे लिए। तो पहले कौन आएगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो मैं जैसे बॉईल करना शुरू करूँगा तो क्लोरोफॉर्म पहले मिल जाएगा मेरे को और बाद में मिल जाएगा एनिलीन। ये वही कहानी लिखी हुई है। ठीक, दूसरा और देखते हैं। कुछ और लिखे है, जैसे ईथर को मैं सेपरेट करना चाहता हूँ टॉलिन से, तो क्या कर सकता हूँ? तो ठीक ठाक डिफरेंस है यहाँ पे, 308 है ईथर का बॉइलिंग पॉइंट और टॉलिन का कितना है 384। तो काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंस। तो अपन इसको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हें डेटा याद नहीं रखना किसी का,
तो मैं एग्जांपल देता कि हाँ क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को अपन सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से, ये तुम्हें ध्यान रखना है। डेटा कितना है वो किसी काम का नहीं है अपने। सेम ऐसे ही अपन ईथर और टॉलिन को मैं सेपरेट कर सकते देखो एनसीईआरटी में तो यही लिखा है, ये सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल लिखा है, ये एक्स्ट्रा में है तो मैंने लिखे। ठीक। और क्या है, इधर देखो एक्सन का है 342 और यह है 384, अप्रॉक्सीमेटली 35-40 डिग्री का डिफरेंस है, 40 डिग्री डिफरेंस है एक्सन और टॉलिंग के अंदर, तो यहाँ पे भी काम आ जाएगा मेथड। इधर बेंजीन को सेपरेट करना है क्लोरोफॉर्म से, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 353 ये 334, अप्रॉक्स 20 डिग्री डिफरेंस है, ठीक ठाक काम कर लेगा। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा में है। अभी तो तुम ये वाला याद रखो पहले तो जो एनसीईआरटी ने दिया है कि क्लोरोफॉर्म आइजनिंग के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, चले आगे, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आएगा इसका, इसलिए मैं कह रहा हूँ याद रख लो। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन में डिफरेंस ज़्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन काम आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब एक और पॉइंट लिखा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम हुआ, जैसे 10 से भी कम हुआ, 10 केल्विन या 10 डिग्री से भी कम हुआ, तो ये मेथड काम का नहीं है। तब इससे अपना मेथड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब तुम बॉईल करोगे तो ए और बी दोनों की वेपर बन जाएगी साथ में। अपन क्या चाहते हैं, दोनों को अलग अलग करना, सेपरेट करना, लेकिन दोनों साथ में जा रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी अपने को, तब ये काम नहीं आएगा। तब क्या करेंगे, दूसरा मेथड आएगा उसके लिए। रीजन लिखा है, दिस इज ड्यू टू रीजन दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर वोलेटाइल लिक्विड, जिसकी वेपर ज़्यादा बन रही है, ऑफ द मिक्सचर देयर विल बी सफिशिएंट वेपर ऑफ द लेस वोलेटाइल, तो मोर और लेस दोनों की वेपर मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कम है उनके साथ में। तुम ए और बी को हीट करना चाह रहे हो, मान लेते ए का बॉइलिंग पॉइंट है 170 और इसका है 175, क्या होगा बताओ, पहले कौन आएगा, जिसका कम होगा। मान लेते ए का है 170 डिग्री सेल्सियस और ये है 175। अब कुछ बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ए वाला पहले आ जाएगा फिर बी आएगा ना, बेटा डिफरेंस कम है तो ऐसा नहीं होता कि ए को ही पहले हीट मिलेगी सब कुछ। जब यहाँ पे हीट अपन देते हैं तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम टेम्परेचर रखना चाह रहे हो 170 तो 170 ही रहेगा, वो वेरी करता रहता है टेम्परेचर हमेशा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो तुम्हें लग रहा है 170 हीट दे रहे हो तो हीट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी, तो ये तो जल्दी बाहर जाएगा, ऑब्वियसली बात ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन डिफरेंस इतना नहीं है कि ये भी उड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है ऐसा नहीं है कि बी के सब एटम को 170 जूल ही हीट मिलेगी उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल जाएगी, और ऑब्वियसली बात जो नीचे होगा वो जल्दी गर्म होगा और जो ऊपर होगा वो लेट गर्म होगा। तो डिफरेंस थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म रहता है टेम्परेचर का, तो क्या होगा ए के साथ साथ बी का मिक्सर भी जाएगा। अपन चाहते हैं कि पूरी तरह अलग रहे लेकिन अलग नहीं रह पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसके लिए आएगा दूसरा मेथड। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान का रखना है अगर डिफरेंस बहुत कम है तो ये काम नहीं आएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। रीज़न क्या है, क्योंकि हीट करने पे दोनों की मिक्सचर मिल जाएगी अपन को, लेस वॉलेटाइल भी मिल जाएगा और मोर वॉलेटाइल भी मिल जाएगा अपने को, तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को तुम, जेई मीन्स फर्स्ट शिफ्ट 2021 का, इसका आंसर कमेंट करो तुम। क्या आ रहा है, मिक्स में आंसर आ रहा है, किसी का ए आ रहा है किसी का बी आ रहा है किसी का डी भी आ रहा है, ऐसा क्या कर रहे हो तुम। बी डी ए बी बी ए, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम इसका मतलब क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे। बट किसी के सी नहीं आया, अच्छी बात है, सोच के आंसर तो जल्दी से। तुम अपना ऑडियो बंद रखो। A simple distillation can be used to separate a mixture of propanol and propanone. अब कहा था रटने से काम नहीं होता, अब लॉजिक चाहिए होगा यहाँ पे। प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, अब इनको अपन को सेपरेट करना है, इसलिए तुम्हारा सबका मिक्स आंसर आ रहा है, ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है डी भी आ रहा है। अच्छा प्रोपेनॉल कौन है, एल्कोहल है,
OH ग्रुप है इसके अंदर, और प्रोपेनॉन कीटोन है, C डबल बॉन्ड और ग्रुप है। तो इनमें से एक तो बना रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन, एल्कोहल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रही होगी एल्कोहल एल्कोहल के बीच में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और इसमें कीटोन वाला ग्रुप है तो यहाँ होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कंपेरेटिवली बहुत कम होगा। तो इनमें डिफरेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसका मतलब जब कंपाउंड अलग अलग है, कि एक एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा कीटोन एल्डिहाइड है, इसका मतलब एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसका मतलब उसने मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा अच्छे से, तो बॉईल करना डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किसका, एल्कोहल वाले का, और कीटोन वाले का कम होगा। इसका मतलब सफिशिएंट डिफरेंस मिल जाएगा जितना मेरे को चाहिए, तो मैं इसको लगा सकता हूँ मेथड को। तो सिंपल डिस्टिलेशन कैन बी यूज, हाँ आंसर सही है, इसको यूज कर सकता हूँ मैं। आगे देखते हैं। टू लिक्विड्स विद अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री का डिफरेंस है, देन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, हाँ ये भी सही है। और ये है, इसका मतलब लगा सकते हो। तो आंसर आना चाहिए मेरे पास, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट, नहीं ये नहीं, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो मेरा आंसर आना चाहिए बी। चेक करते हैं क्या लिखा है आंसर, बी लिखा है। अब थोड़ा और जस्टिफाई करने की डेटा लिखा है यहाँ पे। प्रोपेनॉल का होता है 97 डिग्री, और कीटोन वाले का होता है 56। डेटा तुम्हें याद नहीं रखना है, क्वेश्चन लॉजिक से ही करना है अपन को एग्जाम में भी। ये तो जस्ट तुम्हें बताने के लिए कहा इतना डिफरेंस रहता है, समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो डायरेक्ट रटने वाले नहीं होंगे, थोड़ा लॉजिक भी तुम्हें चाहिए होगा, ऑर्गेनिक का बेसिक, समझ गए। चले आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आ रहे थर्ड मेथड, कि अगर डिफरेंस बहुत कम हुआ तो सिंपल डिस्टिलेशन काम नहीं आएगा। उस केस में क्या होगा, तुम ए और बी में से अलग अलग करना चाह रहे थे, लेकिन तुमने गर्म करना चालू किया, ए तो उड़ के चला गया, अब बी हो रहा है इमोशनल, बी कह रहा है तुसी ना जाओ ना, और साथ में वो भी चला गया, इमोशनल हो गया। तो फिर ये काम आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि सेपरेट करने के लिए क्या चाहिए, ए और बी टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए मेरे को, तो ए पहले निकलेगा, बी बाद में निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे इस केस में डिफरेंस कम होता है तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो ए और बी साथ में निकल जाते हैं, तब ये वाला काम आएगा। अब ये फॉर्मेलिटी के लिए इसको अपन छोड़ देते हैं सब कुछ, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। ये सब एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट मच, ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज, ठीक है समझ लिए, नहीं यूज कर पाएंगे। द वेपर ऑफ सच लिक्विड्स आर फॉर्म्ड विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज, उसी टेम्परेचर पे वेपर बन जाएगी मिक्सर की, दोनों की। एंड आर कंडेंस, जब कंडेंस करोगे तब भी दोनों मिक्सर मिल जाएंगे लिक्विड का साइमल्टेनियसली, तो ये काम की नहीं है। इन दिस टेक्निक वेपर्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये वर्ड अभी समझ लो क्या होता है। तो यहाँ पे अलग से एक कॉलम लगा रखा होता है, जो मेन काम इसी का है, कि डिफरेंस कम होने के बाद भी ये काम करता है। अभी समझाता हूँ कैसे। तो कंडेंसेशन से पहले लगा रहा होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो सेपरेशन करने में हेल्प करता है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड, वो छोड़ दो, कहाँ फिट कर रखा है वो सब छोड़ो, हाँ ये वाला पॉइंट समझो। द वेपर राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम्स रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट बाय द टाइम द वेपर रीचेज टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो ऊपर तक जा रही है, दीज आर रिच इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। ये बात समझ में नहीं आई होगी तुम्हें, उसके लिए तुम्हें डायग्राम बताना पड़ेगा मेरे को, फिर इस पे समझेंगे वापस। इस डायग्राम को देखो ध्यान से जरा। ये एक फ्लास्क लिया तुमने, इसमें सैंपल लिया तुमने, इसके अंदर ए और बी दो चीज़ें हैं, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट आसपास है, ए और बी दो चीज़ें हैं। अब बॉईल करना शुरू किया तो ए की बनेगी वेपर और बी की बनेगी वेपर, ए की भी वेपर आ रही है, बी की भी वेपर आ रही है। तो जैसे जैसे वेपर दोनों की पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचेगी, मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक लेस वॉलेटाइल है, किसको मान लेते हैं, किसी को मान लो, लेट बी इज मोर वॉलेटाइल, तो इसका ए क्या होगा, लेस वॉलेटाइल मान लेते हैं। बी है मोर वॉलेटाइल, मतलब बी की वेपर जल्दी बनेगी, बी को कम हीट देने पे वेपर बन जाएगी, इसका मतलब ये है। तो क्या होगा, जो ए और बी अभी तो वेपर बन रही थी ऑलमोस्ट साथ साथ में, लेकिन ऊपर ज़्यादा 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 क्या होगा, बी की वेपर रह जाएगी ज़्यादा, ए कम रहेगा। इसके डिजाइन इस तरह से बने हुए, समझा तो क्यों बनी है वो बताओ अभी। तो पहले क्या था, बॉईल करना शुरू किया तुमने, ए और बी दोनों की बनी वेपर, वेपर ज़्यादा ज़्यादा ऊपर पहुंची, ऊपर में देखोगे तो बी ज़्यादा मिलेगा, ए कम मिलेगा। अब बी को अलग कर दो, निकल जाएगा। और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तुम्हें तो दो काम कर सकते हो तुम, एक तो इसकी लेंथ को बढ़ा दो, और दूसरा इसको वापस यूज कर दो, 2 बार 3 बार 4 बार, तो प्योरिटी मिल जाएगी।
अब बात आती है कि सर ये बी वाले की वेपर ज़्यादा क्यों बनी, या पीछे कंसेप्ट क्या है वो समझना। थोड़ा बताओ डिटेल के अंदर, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना। क्या हो रहा है, ए की भी बन रही है वेपर और बी की भी बन रही है वेपर। ए भी ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे जो ये कॉलम बना रखा है उसमें होता है हीट एक्सचेंज। मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे, हीट एक्सचेंज का है। मेन काम क्या है यहाँ पे, हीट एक्सचेंज का। तो ए वाला भी हीट एक्सचेंज करेगा, बी वाला भी एक्सचेंज, किससे करेगा हीट एक्सचेंज, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। मतलब हीट का ट्रांसफर होगा यहाँ पे। तो ए मान लेते हैं कुछ हीट थी, एग्जाम्पल के लिए ए और बी दोनों को मिली 100 जूल 100 जूल। ए के पास भी 100 जूल है, बी के पास भी 100 जूल है। ठीक है। ए को जो बॉइलिंग पॉइंट था, कुछ मान लेते हैं अपन, क्या माना था अपन ने, बी इज मोर वॉलेटाइल, तो इसका मतलब ए का बॉइलिंग मान लेते हैं कि 50 डिग्री है, और इसका मान लेते हैं ये 90 डिग्री। मैंने पूरे सैंपल को 100 जूल हीट दी है, ए को भी कितनी दी है 100 जूल, बी को भी कितनी दी है मैंने 100 जूल। और मान लेते हैं कि वो 100 जूल सफिशियंट है उन दोनों को बॉईल करने के लिए। ठीक है, मतलब ए की वेवर बनाने के लिए और बी की वेवर बनाने के लिए सफिशियंट है। अब क्या होगा देखना, बी का बॉइलिंग पॉइंट था 90 डिग्री, मतलब हीट आ रही है 100 जूल आ रही है। थोड़ी देर मान लेता कि 90 डिग्री मतलब 90 जूल है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ सिंपल तरीके से। इसको मान लो कि 50 जूल के इक्विवेलेंट है, मतलब 50 जूल मिलेगी तब ये मान लो कि 50 डिग्री टेम्परेचर होगा इसका। और जब 100 जूल मिलेगी तो कितना होगा, 100 होगा, और 90 पे 90 होगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक। अब मैंने क्या किया, हीट देना शुरू किया, 1 जूल 2 3 4 5 50 मिली। जैसे ही 50 जूल हीट मिली तो ये वाला उड़ना शुरू कर देगा, बी वाला, क्यों, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। तो ए वाला उड़ना शुरू हुआ। मतलब दी कितनी मैंने, टोटल सप्लाई किया मैंने 100 जूल। 100 में से 50 तो काम आ गई लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा कितनी बची, सर बी के पास एक्स्ट्रा बची 50 जूल, बी वाले के लिए। ए वाले को हीट दी मैंने 100 जूल, लेकिन 100 में से 90 जूल तो खर्च हो गई है कहाँ पे, इसको लिक्विड को वेपर बनाने के लिए, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन में। एक्स्ट्रा 10 जूल जो है वो उसको ऊपर लेके जा रही है। तो ए के पास कितनी है एक्स्ट्रा 10 जूल, बी के पास कितनी है एक्स्ट्रा 50 जूल, दोनों वेपर है, दोनों ऊपर जा रही है। ज़्यादा ऊपर तो कौन जा पाएगा, तो ऑब्वियसली जिसकी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब बी के पास एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि मोर वॉलेटाइल था, तो बी ज़्यादा ऊपर तक जा पाएगा। ए वाला क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, फिर वही रुक जाएगा। तो ए वाला मान लो यहीं पे आके रुक गया इस जगह, बी वाला ऊपर चला गया। तो क्या हो गया, ए की यहीं पे हीट चेंज भी हो रहा साथ साथ में, तो इसका मतलब ए ऊपर जा रहा है और अपनी हीट इसको दे रहा कॉलम को, बी ऊपर जा रहा हीट दे रहा कॉलम को। तो हीट चेंज होने से क्या होगा, और हीट का ड्रॉप हो गया। तो अब ये जो वेपर थी अब वो वहीं पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कहाँ पे, उस कॉलम के अंदर ही। तो ऊपर जा रहे थे, ए के पास दी एक्स्ट्रा 50 जूल, नहीं सॉरी, ए के पास कितनी दी 10 जूल, बी के पास कितनी दी 50 जूल, दोनों ऊपर जा रहे हैं। ठीक। ए थोड़ा ऊपर गया, एनर्जी खत्म होगी, वही बैठ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। बी वाला ज़्यादा ऊपर चला गया क्योंकि ज़्यादा एनर्जी थी, तो इसका मतलब बी ऊपर ज़्यादा पहुँचेगा, उसको अपन सेपरेट कर देंगे। यहाँ तक ठीक है, थोड़ा और सुनना आगे। अब क्या होगा, क्या इतना ही होगा, नहीं सर, नीचे से और भी तो गैस आ रही है, ए और बी की वेपर और भी आ रही है नीचे से। तो क्या होगा, अब वो वेपर आ रही है, मान लो ए वाला लिक्विड फॉर्म में है, नीचे से और ले वेपर आई, तो अब वो वेपर उसको हीट देगी ए को। तो यहाँ पे लिक्विड और वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, इसके बीच में लिक्विड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, अब वो ए और बी दोनों का हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे ए था ऊपर जाके बी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो ए और बी की लिक्विड था, कॉलम के अंदर था, नीचे से वेपर आई है, तो वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। उसमें क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब ए और बी का मान लो मिक्सचर बन गया कि ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम है लिक्विड वेपर का। तो ए और बी में से जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा वो उड़ के ऊपर चला जाएगा, नीचे कम वाला वही रहेगा। तो वॉलेटाइल कौन चाहता है, बी को ज़्यादा माना है तो बी ऊपर चला जाएगा। ऐसे करते करते बी वाला जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा प्लेट करके, वो बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। तो ये था पूरा कंसेप्ट। थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत टफ लगा होगा क्योंकि पहली बार इतना डिटेल में पढ़ रहे होंगे तुम। मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद वापस, चिंता मत करो। अभी इधर वापस आओ एक बार, ये वाला पॉइंट क्लियर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द वेपर राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम्स रिचर इन मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। यहाँ तक ठीक है, मोर वॉलेटाइल ज़्यादा मिलेगा। बाय द टाइम द वेपर रीचेज टू द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, टॉप तक पहुंचेगी, दीज आर रिच इन द मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो एग्जाम्पल के लिए बी वाला ज़्यादा मिलेगा, ए वाला कम मिलेगा, समझ गए। ये वाला पॉइंट समझाया था मैंने तुम्हें, ये इसका डायग्राम था पूरा। कुछ और भी पॉइंट है इसके अंदर,
उससे पहले समझते हैं कि ये कॉलम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना के होते हैं। इसका क्या काम है वो सिलेबस का नहीं है, अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं, अलग अलग यूज़ के लिए। अब कुछ और पॉइंट समझो थोड़ा और। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स मैनी सरफेसेस फॉर हीट एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में? असेंडिंग वेपर, जो वेपर ऊपर जा रही है वो, और ऊपर जो लिक्विड बन गया वो नीचे आएगा वापस। बिटवीन असेंडिंग वेपर एंड डिसेंडिंग कंडेंस लिक्विड। तो एक तो कॉलम के साथ हीट एक्सचेंज हुई है, साथ साथ में वो वेपर और लिक्विड के बीच में भी हीट एक्सचेंज करेंगे। बेसिकली होने क्या वाला, मान लो अगर वेपर ने कॉलम को हीट दी है तो वो हीट वापस कॉलम के थ्रू मिलेगी किसको? लिक्विड को मिलेगी। तो वो ऐसे लिखा हुआ है, सम ऑफ द कंडेंसिंग लिक्विड, जो कंडेंस हो चुका है मतलब ऊपर जाके लिक्विड बना है, इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऑब्टेन्स हीट फ्रॉम द असेंडिंग वेपर। तो जो ऊपर जाके लिक्विड बन के बैठ गया, नीचे से वेपर आ रही है, उससे हीट ले लेगा वो, और क्या होगा? एंड रीवेपोराइजेस, वापिस वेपर बन के उड़ना जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी और हीट आएगी, थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते पहुंच जाएंगे ऊपर। द वेपर दस बिकम्स रिचर इन लो बॉइलिंग कंपाउंड, जिसका बॉइलिंग कम है, या ऐसे बोलो मोर वॉलेटाइल कंपाउंड। द वेपर ऑफ लो बॉइलिंग कंपाउंड असेंड टू द टॉप ऑफ द कॉलम, जिसका बॉइलिंग कम होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। इसी को उल्टा बोल सकते हो कि जो मोर वॉलेटाइल होगा ऊपर पहुंच जाएगा। ऑन रीचिंग द टॉप द वेपर बिकम्स प्योर इन लो बॉइलिंग कंपाउंड एंड पास थ्रू द कंडेंसर एंड प्योर लिक्विड उसका मिल जाएगा अपन को इन द रिसीवर। तो ये तो पूरी इसकी कहानी। अब एक वर्ड इसमें काम का है वो देखना। आफ्टर अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन, अब उसमें सीरीज का मतलब क्या, बार बार भी कर सकते हैं, और उस कॉलम के अंदर ही बहुत बार हो जाएगा। एक बार कंडेंस हुआ वेपर बनी, थोड़ा ऊपर गया फिर कंडेंस हुआ फिर वेपर बनी। तो कंडेंस वेपर करते 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 एक कॉलम के अंदर ही कितनी बार ये हो जाता है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन द रिमेनिंग लिक्विड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क गेट इनरिच इन हाई बॉइलिंग कंपाउंड। तो जो फ्लास्क बच जाएगा उसमें क्या होगा? हाई बॉइलिंग बच जाएगा, और जो लो बॉइलिंग वाला होगा वो तो घूम के पास निकल जाएगा दूसरे कंडेंसर के अंदर। अब एक बार सब काम का, इच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन यूनिट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, उसको एक नाम दिया थ्योरेटिकल प्लेट। मतलब लिक्विड कंडेंस हुआ, वेपर बनी, फिर कंडेंस, वेपर कंडेंस, वेपर कंडेंस, वेपर करते करते बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए वर्ड क्या दिया है? थ्योरेटिकल प्लेट। मीनिंग क्या है समझना, अगर किसी कॉलम का थ्योरेटिकल प्लेट ज़्यादा है, इसका मतलब वो उतना एफिशिएंट है। और फिर सुन लो क्या बोला मैंने, किसी कंपाउंड का, किसी उस प्रैक्टिकल कॉलम का अगर थ्योरेटिकल प्लेट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है वो, कि वो ज़्यादा बार लिक्विड वेपर कर रहा है ताकि जल्दी और मोर वॉलेटाइल जल्दी बाहर निकल जाए। तो वर्ड ध्यान रखना तुम्हें खाली ये। कमर्शियली कॉलम्स विथ 100 ऑफ प्लेट्स आर अवेलेबल, बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। चले आगे। तो ये सब डिटेल में बता दिया मैंने, हर एक चीज़ शायद तुम्हें समझ में आ गया। एक एग्जांपल देखो, मेनली जो काम आता है वो क्रूड ऑयल के लिए काम आता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, कि जहाँ से माइनिंग करके जो क्रूड ऑयल मिलता है। अब उस क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, कैरोसिन भी है, उसके अंदर गैसेज भी है। तो उसमें रियल लाइफ में ये काम आता है इस तरह से। तो ये अलग अलग यूजेस है, जैसे मान लो यहाँ से क्रूड ऑयल की जो पूरा जो डिस्टिलेशन करके बाहर आ रहा है, तो नीचे वाला टेम्परेचर ऑलमोस्ट लिखा हुआ more than 600, नीचे जाता होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? हीट एक्सचेंज होगा, ऊपर वाला टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो नीचे 600 है, ऊपर करते 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 पेट्रोल पहुंच जाएगा। तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिलता है, इनमें से रटना कुछ भी नहीं है। कैसा इतने डिग्री पे क्या मिलेगा, जैसे यहाँ लिखा है, पेट्रोल मिलता है 40 से लेके 205 डिग्री के बीच में, इस रेंज में। नेफ्था मिलता है 60 से 100 डिग्री। तो तुम्हें खाली रफ आइडिया होना चाहिए क्या, पेट्रोल, नेफ्था, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, रेजिड्यू, ये सब अपन सेपरेट कर सकते हैं, और करते भी है। तो काम का क्या तुम्हारे लिए यहाँ पे ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, क्रूड ऑयल। अब डायरेक्ट यहाँ से पूछ ले कि इनमें से किसी नाम से पूछ ले कि इनके सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड काम का है, तो वो था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। चलते आगे। ये जरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है एक और। क्या लिखा है? सेपरेट करना है अगर एसीटोन को मेरे को किससे, मिथाइल एल्कोहल से, तो क्या काम आएगा ये? देखो जरा डिफरेंस कितना है। सर इसका डिफरेंस है 329, ये है 338, ऑलमोस्ट आसपास ही है। तो ये काम आ सकता है। तो ये एक्स्ट्रा है जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, जे एडवांस के लिए तो काम का हो सकता है, मेंस और नीट के लिए इतना यूज़फुल नहीं है। फिर भी ध्यान रखना, कभी आउट ऑफ द एनसीईआरटी आ जाए तो।
अब इसका मुझे तो आंसर बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये है जेई मेंस का 2020 का, कोरोना टाइम का। गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बताओ आंसर इसका क्या आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। मेथड लिखा है और साथ साथ में आगे कुछ लिखा है इन्होंने। निश्चित का आ रहा है ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तुम्हें थोड़ा बहुत, और होना चाहिए। रौनक कह रहा है ए, नमन कह रहा है ए, नम में ए। देखो ट्राई करो, हो सकता है आंसर गलत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई जरूर करो। खाली बैठे मत रहो ऐसे ही। जैसे मूवी चल रही है तो बढ़िया सर आप करते रहो, हम तो बस ऐसे ही बस देखते रहेंगे। आप अपना काम करो सर, हम तो ऐसे ही देखेंगे। पर रेस्पॉन्स देखो तो ठीक होगा। नूपुर ए, अदिति ए, निष्ठा ए, सोहम, ख्याति, माज, सिद्धार्थ, सबका ए आ रहा है। और किसका आ रहा है? शरीर ए। चले आगे, आंसर बताओ, थोड़ा और टाइम दे रहे तुम्हें। कुंज ए आ रहा है। अर्नवी ए। चलो तो चेक करते हैं तुम्हारा आंसर क्या है। आंसर है ए। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन तुम्हें हुआ होगा कुछ बच्चों को। क्या कन्फ्यूजन होगा कि सर ये तो समझ में आ गया कि सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सर ये कैसे पता करेंगे इनमें से कौन आएगा। ये वाली चीज़ है। क्या क्या है? एक तो सर इसके अंदर है आइसोब्यूटेन। क्या है? आइसोब्यूटेन। और दूसरा है सर थ्री मिथाइल पेंटेन। थ्री मिथाइल पेंटेन। अब इनमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बाहर आ जाएगा। अब वो कैसे डिसाइड होगा? कुछ डेटा डेटा दिया है इन्होंने। ये बोला है कि 63 और 60 है, बट किसका है ये नहीं बोला। वन ऑफ बोला, मतलब किसी का भी हो सकता है, तो मैं चेक करना पड़ेगा किसका है। कैसे याद देखो, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। आइसो ब्यूटेन का, ब्यूटेन नहीं है सॉरी, आइसो ब्यूटेन लिखा है क्या? ठीक है। तो ऐसा कुछ बना होगा ये। नहीं, CH3 CH2 CH2 CH3, और लिखा है थ्री मेटल पेंटेन। CH3 CH2CH CH2CH3 और यहाँ पे CH3। अब ये वाला पार्ट देखो, एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन में मुझे कुछ टाइपिंग लग रही है, क्योंकि यहाँ पे आइसो ब्यूटेन नहीं होना चाहिए। होना चाहिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनाने के लिए, क्या होना चाहिए? आइसो हेक्सेन होना चाहिए। मैं एक बार समझाता हूँ, एक बार आइसो हेक्सेन से दोनों बता दूंगा तुम्हें, एक दो तीन चार। ये है आइसो हेक्सेन, और ये है थ्री मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। अब ये जो थ्री मिथाइल ब्यूटेन है वो सिमेट्रिकल है। कैसा स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल है। और ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्या होगा? जल्दी बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ देखो, अब डेटा यहाँ लिखा हुआ है आइसो एक्सन। हाँ वैसे आंसर में देखो आइसो एक्सन ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम चेंज कर लो, इसको तुम चेंज कर लो। आइसो, हाँ अब ठीक है। तो आइसो एक्सन, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए तब कंपेयर करना इजी होगा, अलग अलग में तो कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे अपन। तो आइसो एक्सेन था और ये थ्री मिथाइल था, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इसका मतलब यहाँ पे उसका मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। बस, तो आंसर तुम्हारा ए। अब तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो जल्दी से बाहर नहीं आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था डिस्टिलेशन। अब आता है एक और मेथड इसका आगे वाला, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब ये कब लगाना है, पहले कंडीशन सुनो।
जब कोई कंपाउंड ऐसा है कि तुम उसको हीट कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वेपर बन जाएगी, अलग निकाल देंगे, लेकिन वेपर बनने से पहले डिकम्पोज हो गया वो, मतलब ब्रेक डाउन हो गया उसका, तब ये मेथड काम आएगा। समझ रहे हो? मतलब उस कंपाउंड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जितना है उस पर तुम टेम्परेचर दे रहे हो, उससे पहले ब्रेक डाउन हो गया उसका, तब ये काम आएगा अपने पास रिड्यूस प्रेशर वाला। इसमें क्या होता है, आप सुनो पहले कंसेप्ट। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है अपन ने, कौन सी? याद करो। तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है कि अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये सुनना, वो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? एक्सटर्नल प्रेशर पे। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर के जब बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, सुन लो, चलो पूरा बता दो। जब कंपाउंड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस केस में क्या होता है, वो सब्सटेंस बॉयल होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू टी एक्सटर्नल, तो वो क्या होता है, बॉयल होता है। तो जैसे मान लो अगर 1 atm पे कोई बॉईल हो रहा है, तो वो क्या हो गया, इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लेकिन मैं उसके बॉइलिंग टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूँ, कैसे? बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी का उल्टा, अगर मैं प्रेशर कम कर दूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट यहाँ काम आने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि पहले जो कंपाउंड बॉईल हो रहा था उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब 150 डिग्री पे वो वेपराइज बनेगा। लेकिन 150 से पहले ही टूट रहा था, मान लेते हैं कि 140 पे ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। अब मैं क्या करूँगा, प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 150 से कम हो जाएगा। और मान लो कम करके मैंने प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो जो 150 वाला लेके आ गया मैं 130 पे। और 140 क्या था उसका ब्रेक डाउन पॉइंट, जहाँ पे वो डिकम्पोज हो रहा था। तो अब 130 क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज करके मैंने उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर लिया। पहले 150 था, प्रेशर डिक्रीज किया, अब कितना हो गया, 130 हो गया। अब क्या करूँगा, अगर मैं हीट करूँगा तो 130 पे आते ही वेपरेज बन जाएगा। बस, तो ये काम हो गया अपना। तो ये तो ऐसा कंसेप्ट। इट इज़ यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। उनके बिलो या उसी पॉइंट पे वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तब ये काम आएगा। तो क्या करेंगे, सच लिक्विड्स आर मेड टू बॉयल एट टेम्परेचर लोअर देन देयर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज करके बॉइलिंग पॉइंट कम कर देंगे अपन। अ लिक्विड बॉइल्स एट, अब वो डेफिनेशन लिख रही है सॉल्यूशन वाली। लिक्विड का बॉयल होता है एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, किसके लिए काम का है, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा है। ग्लिसरॉल को सेपरेट करना है तुम्हें स्पेंड लाई से, तो अब ये काम आएगा मेथड। इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या करना है, ग्लिसरॉल को स्पेंड लाई, स्पेंड लाई क्या होती है, लाई मतलब, लाई का या सेंस क्या, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब जब सोप इंडस्ट्री में सोप बनता है, सुनना इधर, तो सोप बनने के बाद में जो सॉल्यूशन बच जाता है उसको फेंकते नहीं है। उस एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशन है, मान लो तुमने सोप बनाया, NaCl डाल के उसका PPT बन गया, सोप को अलग कर दिया, फिर जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बच गया NaOH मिलाने के बाद, जो भी था लास्ट में बच गया एक्स्ट्रा NaOH वाला सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं स्पेंड लाई। उस एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जो है उसके अंदर क्या है, ग्लिसरॉल है। और ये एक काम की चीज़ है और तुम यूज़ भी करते हो इसको। ग्लिसरॉल तो क्या है, अ, इसके अकॉर्डिंग नेम है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका अपन यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन नाम सुना होगा तुमने। तो ग्लिसरीन क्या है, इसकी यूजबल फॉर्म है कि अपन उस फॉर्म में यूज करते हैं ग्लिसरीन। अगर बेसिक डिफरेंस सुनना हो तो ये है कि ग्लिसरॉल को बोलेंगे 100% प्योर है, ग्लिसरॉल के 100% प्योर है। उसी के अंदर तुमने कुछ 5% एक्स्ट्रा मिला के तुमने यूज करना शुरू कर दिया उसको कमर्शियल लेवल पे, तो बन जाएगा ग्लिसरीन। ठीक है, तो याद क्या रखना है, ग्लिसरॉल और स्पेंड लाइक के अंदर ये काम आएगा। और ये वाला कंसेप्ट क्या था वो समझा दिया। ठीक है, डायग्राम देख लो इसका, ये छोड़ दो इसको, ये डायग्राम देखो। क्या करना तुम्हें, सेटअप पूरा वही है, एक्स्ट्रा तुम्हें यहाँ पे क्या लगाना है, लगाना वैक्यूम पंप। एक्स्ट्रा इसको वैक्यूम पंप से कनेक्ट करना है। उससे क्या होगा, वैक्यूम से प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो इस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करने बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ से फिर ये अलग हो जाएगा। तो सिंपल से एक एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है, वो ये है। ठीक है, इसका आंसर बताओ मेरे को, करो क्वेश्चन। क्या आ रहा तुम्हारा, विच वेरिफिकेशन टेक्निक इज यूज फॉर हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड विच डिकम्पोज नियर इट्स। ये है जेई मेंस का है 2021 का। क्या आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है सी 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 सी, सबका सेम आ रहा है। बढ़िया।
तो अपन देखते हैं आंसर क्या लिखा है। आंसर सी। गुड, बहुत बढ़िया। तो हाँ मारना भी क्या थी, सबका ही सही है। वेल डन। इसका आंसर बताओ जरा। ये है 2020 का। अब इसका आंसर कमेंट करो। कुछ सेकंड में आंसर आना चाहिए तुम्हारा। अब अभी जस्ट पढ़ा है ये तो अपन ने। ग्लिस्ट्रॉल स्पेंड लाई। क्या आ रहा है? डी। अदिति, रौनक, निशित, करीर, नुपुर, प्रीतम, सबका डी आ रहा है। गुड। ये तुम्हारा आंसर डी। बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ। ये है नीट का क्वेश्चन है। नहीं सॉरी, मेन लिखा है क्या? हाँ मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। वही सर, रिपीट सेम क्वेश्चन है वो तो। जो पहले आया था बस रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्या रहा आंसर सबका? डी 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 डी। आंसर क्या है? डी। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ। फिर मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे इनके। इसका फोर्थ टाइप डिस्टिलेशन का स्टीम डिस्टिलेशन। क्या क्या पढ़ा? सिंपल पढ़ा, फ्रैक्शनल पढ़ा, और अभी पढ़ा रिड्यूस प्रेशर वाला। अब स्टीम के थ्रू। तो ये कब लगाना है पहले सुन लो। कि जो कंपाउंड अपने पास है जिसको सेपरेट करना है, अगर वो स्टीम के साथ वॉलेटाइल है, मतलब वाटर की वेपर पास करने पे उसकी वेपर बन रही है, तो ये काम आएगा। क्या होना चाहिए? स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए। तो अभी लगाएंगे। और एक और कंडीशन है। द टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर, ये ध्यान रखना है, स्टीम वॉलेटाइल, बट क्या होना चाहिए? इमिसिबल विथ वाटर। वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम स्टीम को पास किया, उसकी वेपर बन गई, उसके साथ चला गया, पता पड़ा उसमें मिक्स हो गया, तो फिर सेपरेट करना पड़ेगा। क्या मतलब उस चीज़ का? तो क्या कंडीशन है? वाटर में मिक्स नहीं होना चाहिए, स्टीम के साथ वॉलेटाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब स्टीम के साथ वेपर बना के बाहर निकल जाए। ठीक। अब कहाँ से बनेगी? किसी एक चैम्बर से स्टीम बनाएंगे, स्टीम फ्रॉम और स्टीम जनरेटर, ये सब फॉर्मेलिटी के लिए छोड़ दो। ये कंसेप्ट भी छोड़ो, मैं बता थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। डायग्राम देख लो पहले। डायग्राम देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ से वाटर की वेपर आएगी, मतलब स्टीम बनेगी। उसको पास करना है तुम्हारे इसके अंदर। इसके अंदर ए और बी का मिक्सचर है। इसके अंदर ए और बी का मिक्सचर है। तो उनमें से कोई एक होगा जो स्टीम के साथ वॉलेटाइल होगा, मतलब वेपर बना के उड़ जाएगा। तो यहाँ से वाटर वेपर आई, इनमें से मान लेते ए की वेपर बन रही है, या किसी को मान लो, बी को मान लो। तो वो बी के साथ और वेपर मिलके यहाँ से फिर इधर पास हो जाएगी, और उनको अलग कर देंगे। तो वाटर की एक अलग लेयर बनेगी ऊपर की ओर, और ऊपर ऊपर बनेगा वाटर यहाँ पे, और नीचे की तरफ मिल जाएगा अपने को डिस्टिल लिक्विड। तो यहाँ बन गया वाटर लेयर, नीचे बन जाएगा अपने पास डिस्टिल लिक्विड। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझो क्या है। तो यहाँ एक तरह से लगने वाला डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसका कंसेप्ट काम आएगा जो पीछे लिखा था ना। अब यहाँ से वेपर आ रही है, ठीक है सर, आने दो। तो क्या होगा सर? वेपर आएगी तो सर H2O की वेपर होगी कुछ ना कुछ। और सर इनमें से कोई एक होगा, मान लेते हैं कि बी की वेपर बन रही है। मान के लेते हैं कि बी बाहर आ रहा है, बी वॉलेटाइल है, तो उस बी की बनेगी वेपर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था अपन ने, बताना जरा। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पे उस मिक्सर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो सब्सटेंस बॉयल हो जाता है। यही होता था। अब यहाँ पे क्या है, H2 और बी मिल के अंदर बना रहे होंगे वेपर, और जब इनके वेपर प्रेशर बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा, मतलब उसका बन गई वेपर, और वो बाहर आ जाएगा। यही तो था। पहले क्यों नहीं बाहर आ रहा था? पहले सिर्फ और सिर्फ बी क्यों नहीं बाहर आ रहा था? क्योंकि उसको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा तब बाहर आएगा। और यहाँ पे ऐसा क्या हो गया सर कि यहाँ पे वाटर आ गया, वाटर दोनों मिलके ये दोनों अब इक्वल हो जाएंगे पी एक्सटर्नल के। तो एक्स्ट्रा वाटर की वेपर आने से क्या हो गया? प्रेशर जल्दी इक्वल हो गया एक्सटर्नल के, तो कम टेम्परेचर में मेरा काम हो गया। तो बस वेपर बन के मैंने उसको अलग कर दिया। ये था सिंपल सा कंसेप्ट। अब यहाँ देखते हैं फॉर्मेलिटी के लिए क्या क्या लिखा है। इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड बॉइल्स, कब बॉईल करेगा? व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू द ऑर्गेनिक लिक्विड, उसको मान लिया P1 उस कंपाउंड का, और वाटर को मान लिया P2। तो उस कंपाउंड जो वेपर बना रहा है और वाटर, उनका जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पी मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वो बॉयल हो जाएगा, वेपर बन जाएगी, अलग निकाल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट था, वो काम का था, हाँ ये वाला।
इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर इज वाटर, एक वाटर है और दूसरा कोई अदर है, अब वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस देन मिक्सचर विल बॉइल क्लोज टू द, ये ध्यान रखना है, क्लोज टू बट बिलो 373 केल्विन। क्या मतलब है? जैसे भी बताया था मैंने, बी और वाटर मिल के वे बन रहे थे, तो बी और वाटर का जो पूरा मिक्सचर हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एक सुनना इधर, मान लेते हैं कि बी का जो बॉइलिंग पॉइंट था, एग्जाम्पल के लिए था 170, ठीक है, अगर प्योर बी था तो बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 170। और वाटर का कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? ये सर वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ये था। अकेले बी को बॉईल करने कितना चाहिए? 170। इसको चाहिए कितना? 100 डिग्री। अब जब इन दोनों का मिक्सचर काम आएगा तब उनका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों से भी कम होगा, इन दोनों से भी क्या होगा? कम। ज़्यादातर तो इसके पास में होगा, क्यों? क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा है, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसका ज़्यादा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का सब लगा रहा हूँ मैं। तो बी वाटर का वेपर ज़्यादा आएगी तो वाटर का कंपाउंड ज़्यादा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर वाटर के क्लोज रहेगा, लेकिन इससे कम रहेगा, दोनों से क्या रहेगा? कम रहेगा। तुमने पढ़ा होगा एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वो वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। तो क्या होगा, अब ये पूरा जो मिक्सचर होगा ये कहाँ बॉईल करेगा? इन दोनों से कम, क्लोज तो होगा 100 के पर थोड़ा सा कम होगा इससे। मैं डेटा बताऊंगा उससे पहले तुम्हें ध्यान क्या रखना है, एनसीईआरटी क्या बोलता है, तुम्हें अगर एनिलीन को सेपरेट करना है वाटर में से, एनिलीन वाटर मिक्सर को सेपरेट करना है तो ये मेथड काम आएगा, ठीक है। एनिलीन प्लस वाटर के लिए ये काम आएगा मेथड स्टीम डिस्टिलेशन, ये वाला बता दिया मैंने तुम्हें। अब डेटा देखो इधर, क्या लिखा है? ये लिखा क्या? हाँ ये लिखा है, एक बार देख लो, याद नहीं रखना, खाली समझ लो। जैसे मुझे कंपेयर मिक्सर निकालना, मुझे नाइट्रोबेंजीन का और वाटर का मिक्सर है, तो ये मेथड काम आ जाएगा। और जो जैसे नाइट्रोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 483, देखो डेटा एक भी याद नहीं रखना है, किसी का याद नहीं रखना, वो लॉजिक से करेंगे क्वेश्चन अपन। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर होता है 373, अब जब दोनों का मिक्सचर होगा तो वो 370 से थोड़ा सा कम पे बॉईल होगा, ये था 373 केल्विन, थोड़ा सा कम, ये बताना चाहता मैं तुम्हें खाली। इधर वाटर के साथ में अगर एनिलीन है, वाटर होता 373, एनिलीन होता 457, तो वो जो बॉईल होगा वो होगा इससे थोड़ा कम पे, लिखा डेटा? हाँ, 371 केल्विन पे। डेटा याद नहीं रखना है तुम्हें, याद रखना है कि हाँ वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके आसपास रहेगा लेकिन उससे कम रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। केल्विन में बोलेगा तो 373 से कम, और डिग्री सेल्सियस में 100 से थोड़ा सा कम। अब पीछे आओ एक बार वापस, ये वाला। अब तुम बोलोगे सर ऐसा ऐसा काम जो बॉईल करने वाला तो पीछे भी किया अपन ने, किसमें? रिड्यूस प्रेशर में। उसमें भी तो यही था कि तुमने रिड्यूस प्रेशर करके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर दिया था, और यही काम यहाँ भी कर रहे हो आप तो, स्टीम के अंदर भी। हाँ तो ऑब्वियसली बात दोनों सेम है, दोनों मेथड का कोर कंसेप्ट तो एक ही है कि बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है। पहले वाले में प्रेशर को डिक्रीज करके इक्वल किया है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा वेपर वाटर की पास किया है, उसके थ्रू बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज किया है, बस। मेथड अलग अलग है, तो सर क्या डिफरेंस हुआ? पहले वाले मेथड में तुम्हें अलग से निकालना लगाना पड़ेगा एक प्रेशर, वो वैक्यूम पंप लगाना पड़ेगा जिससे तुम प्रेशर को डिक्रीज करो, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें? H2O की वेपर पास करनी पड़ेगी, ये दोनों का डिफरेंस है। दोनों का कोर कंसेप्ट सेम है कि बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है, यही पूरी कहानी लिखी हुई है। एक बार एक दो पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। दिस इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो, फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन ऑर्गेनिक से मिक्स मतलब अलग करना हो तो ये काम आएगा। ये वही पूरी कहानी लिख रखी है मैंने, रीड करना हो तो कर देना, वरना एग्जाम के लिए जस्ट समझना है तुम्हें, ठीक है। आगे ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। ये बता दिया मैंने तुम्हें डेटा, किसके लिए काम आएगा? वाटर एंजलिन, ध्यान रखना एनसीईआरटी ने बोला, ये एक्स्ट्रा बताया नाइट्रोबेंजीन और वाटर वाला। अब मुझे तुम सोच के समझ के इसका आंसर बताओ, ये है नीट का क्वेश्चन 2025 का, लास्ट ईयर। तो वो नीट वाले भी करने हैं तुम्हें क्वेश्चन, अपन को तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अब नीट का हो जेई का क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये है लास्ट ईयर क्वेश्चन नीट का, जरा बताओ आंसर, सोच समझ के बताना, गलती मत करना इसके अंदर, चारों मेथड काम आ रहे हैं इसके अंदर। चेक करें आंसर तुम्हारा, तो ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम आ रहा है, सबका ए आंसर है, देख लेते। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नीट का क्वेश्चन है ये भी, 2024 का। ज़रा बताओ आंसर इसका। जल्दबाजी मत करना इसमें, क्वेश्चन सिंपल है। सोहम का आ रहा है ए, नम में डी। सोहम से पहले का आंसर लिखा गया। बताओ आंसर। नमन डी, रौनक डी, कुंज, अदिति, सुयस, ख्याति, सोहम डी, निष्ठा, शरीर, दक्ष, डी आ रहा है। और कौन बच गया? माज, नुपुर, डी आ रहा है। अर्नवी, रिदम, बंटू का है। दिख नहीं रहा मेरे को, है या नहीं आज? बंटू प्रेजेंट है या नहीं तू आज? अच्छा निश्चित है। अच्छा सॉरी, मुझे नाम ही नहीं पता बंटू का। निश्चित नाम है क्या? ठीक है। तो सबका आंसर आ रहा है डी, तेरा चेक करते हैं। तो आंसर क्या है? डी। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर बता जरा। क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, इतने करने हैं कि एग्जाम तक देखना नहीं पड़ेगा तुम्हें कुछ भी। इसका कमेंट करो आंसर। तो नमन, रौनक, रिदम, कुंज, सुयस, सबका सी आ रहा है। निष्ठा, सोहम, शरीर, नुपुर, आर्य, आर्नवी, माज। बहुत बढ़िया। निश्चित। अच्छा, ये रहा बंटू अपना। आ गया सी, चेक करे जरा। करेक्ट आंसर है सी। बहुत बढ़िया। चलो ये वाला बताओ जरा। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो और पैरा को सेपरेट करना है, क्या करोगे तुम सोचो। एक आ रहा है बी, कुछ लोग आ रहा है सी। फिर वापस आ गया किसी का बी। थोड़ा लगा ना ऑर्गेनिक वाला कंसेप्ट, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं लग रही होगी। ऑर्थो एंड पैरा है, सोचो। अब तुम बोलोगे सर इसमें एक चीज़ तो पड़ी हुई नहीं है ना? कि सर क्रोमेटोग्राफी क्या वो तो पढ़ाया नहीं है। देखो एग्जाम में भी कभी ऐसा होगा कि चार ऑप्शन आएंगे, उन चार में से तुम्हें एक के बारे में पता नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ये देखना है कि उन तीन में से जो पढ़ रखा उसमें से है या नहीं है। तुम तो ये देखो, अगर उनमें से नहीं है तो फिर वो आंसर टिक मार देना। जैसे क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़ी अभी तक, तो तुम तो खाली ये तीनों चेक करो बी सी डी में से कोई काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। एग्जाम में कभी ऐसा हो सकता है, पहले हो भी रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये वाला तो बताया ही नहीं, ये मेथड तो पहली बार सुना हमने। मैंने तो क्लास में बताया था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, एमिनो एसिड के टेस्ट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में रैंडमली नाम आ जाता था बहुत बार। तो एलिमिनेशन मेथड से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जरा चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है सी, स्टीम डिस्टिलेशन। कंसेप्ट समझते सर सी वाला कैसे काम आएगा। सर एक तो बोला इसने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बोला पैरा वाला। एक ऑर्थो वाला है, एक पैरा वाला है। तो ऑर्थो के अंदर तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल के अंदर ही। इसका मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर। और ये इंटर मॉलिक्यूलर। इसकी बॉन्डिंग होगी दूसरे वाले मॉलिक्यूल से, दूसरे वाले से। इधर ओ एच और इधर NO2। तो इसमें इंटर मॉलिक्यूलर है, इसका मतलब इसने एक दूसरे को पकड़ रखा है, एक दूसरे से पूरी चेन बन रखी है।
तो इस वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका कंपेरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होगा। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। क्या सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के लिए क्या होना चाहिए, सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर। सर नहीं, ये तो नहीं है सर, झूठ बोल रहे हैं ये तो। एक पढ़ रखा क्रिस्टलाइजेशन, किसके लिए था, कि जिसके क्रिस्टल बनते होंगे। हाँ सर, नहीं बन रहे क्रिस्टल किसी के, दोनों सेम टाइप के कंपाउंड है, क्रिस्टल कैसे बन जाएंगे। स्टीम डिस्टिलेशन कब लगाना है, अभी आज ही पढ़ा है। स्टीम डिस्टिलेशन कब लगाते हैं, जब स्टीम के साथ वॉलेटाइल हो, कि जो एक कंपाउंड स्टीम के साथ चला जाए। कौन सा जाएगा, ये वाला कि ये वाला, ऑर्थो वाला या पैरा वाला। अब पैरा वाला तो पूरा नीचे ही रहेगा, एक दूसरे की बॉन्डिंग बन रखी है। लेकिन ऑर्थो का एक मॉलिक्यूल फ्री है। तो जैसे ही वाटर वेपर पास होगी यहाँ से, स्टीम पास करेंगे, तो ये ऑर्थो वाला इसके साथ चला जाएगा और अलग आ जाएगा, वो वही रहेगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन काम इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे अभी, तो आंसर दे देंगे। वो नहीं लग रही यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सबका आंसर सही था। गुड। ये वाला आंसर बताओ जरा, क्या आएगा। ये है 2001 का। क्या आ रहा तुम्हारा आंसर। स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन, द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज। वेपर में टोलुइन का प्रेशर की बात कर रहा है, सोच के आंसर दो। मास का आ रहा है बी, नुपुर का आ रहा है बी। 4-5 लोग का कमेंट नहीं आ रहा मेरे पास बार बार, वो ऐसा ऐसे ही मूवी की तरह देख रहे क्या। आंसर गलत आएगा मैटर नहीं करता, चिंता मत करो तुम। जैसे मेरा आंसर गलत आ गया तो क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। ट्राई करना जरूरी है, और ट्राई नहीं करोगे तो सीख भी नहीं पाओगे। इससे जितने भी लोग हैं सब लोग ट्राई करो। सही आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। एग्जाम में सही होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अभी गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में सही होना चाहिए, वो अपना पर्पज है। तो अब इसमें तो तुमने क्या किया, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ गया अब तो किसी के। अरे तेरी, ऐसा कैसे हो रहा है। तो जरा तुम्हारा आंसर देखते हैं। बैरोमीटर। अच्छा, क्या लिखा क्वेश्चन में। इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज। क्या क्या है, क्या वो जो प्रेशर है इक्वल टू प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, मतलब बैरोमीटर क्या प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस होती है, कि वो जो प्रेशर जिसका है वो बैरोमीटर की रीडिंग के इक्वल आएगा क्या, जो वो शो करेगा। क्या उससे कम आएगा या ज़्यादा आएगा, एक बार देख लो। तुमने क्या तुक्का मारा है, तो आंसर तो आ रहा है बी। अब जरा देखते हैं सर क्या हो रहा है इधर। बात हो रही है स्टीम डिस्टिलेशन की। ठीक है सर, इसका मतलब सर वाटर की वेपर आएगी, और उसके साथ में और क्या आएगा, टॉलुइन आएगा सर। ठीक है सर, ये आएगा अपने पास टोटल प्रेशर, इन दोनों का मिला के। तो इन दोनों का जो टोटल प्रेशर होगा वो रीड करेगा बैरोमीटर, वही अपन को मिलेगा बैरोमीटर के अंदर। टोटल प्रेशर अब रीड करने वाला है। तो ये कह रहा है कि टॉलुइन का जो प्रेशर है वो उस रीडिंग से कम है कि ज़्यादा है। इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉलुइन द प्रेशर ऑफ द टॉलुइन इन वेपर, ऑब्वियसली बात है, इन दोनों का सम करने पे इसके इक्वल आ रहा है, तो अकेले की वैल्यू तो कम ही आएगी उससे। इसलिए लिखा था लेस देन द प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, कि जितना वो रीड कर पा रहा है उससे तो कम वैल्यू है इसकी टोलुइन की। ठीक है, ये था कंसेप्ट। इसका आंसर बताओ जरा। ये जेई मेंस का है 2024 का। करो ट्राई। किसी पार्ट में कोई डाउट रह जाए तो तुम, अपने पास चैट है ही है, उसमें तुम लिख देना, मैं बता दूंगा। कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो लिख देना। सोचो, आंसर दो। अब ये उसके लिए क्या, जितना बड़ा वो सब काम आएगा यहाँ पे। ग्लिसरॉल आ गया, एनिलीन आ गया, इथेनॉल आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। क्या चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, और चाहिए इसको करेक्ट। ट्राई कर लो फिर अपन देख लेते हैं आंसर। सबका सेम आ रहा है क्या।
मास, निष्ठा, नम्य, कुंज, रौनक, अदिति, अर्णवी, सबका भी आ रहा है। नमन, सोहम, नुपुर, शरीर, ख्याति। वेरी गुड, सबका सेम आ रहा है। तो चलो देखते हैं आंसर क्या है तुम्हारा। करेक्ट आंसर है बी। सबका ही सही है, तो फिर इसमें जरूरत नहीं है मुझे लगता है डिस्कशन के। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज ही पढ़ा है वो चीज़ें ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहीं लगे तुम्हें जरूरत है तो मुझे बता देना, ठीक है। इसका आंसर बताओ। ये मेंस का है 2024 का, 27 जन का। जहाँ भी तुम्हें लगे सर डिस्कशन चाहिए तो मुझे चैट में बता देना। अगर सबका सेम आएगा तो फिर अपन आगे चलेंगे। बताओ क्या है आंसर। नम्य, निष्ठा, सुयस, आयुष, निशित, नुपुर, कुंज, सबके सेम आ रहा है। आर्नवी, माज, बहुत बढ़िया। रौनक, जरीर, सबका सेम आ रहा है अब की बार भी। तो चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहे हो तुम। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला। सोम का भी सी आ गया, गुड। ये जरा ट्राई करो। फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर। क्लास में इंटरेक्ट करूंगा, मजा आएगा तुम्हें आंसर देने में भी। क्या आ रहा है। नम्य, सुयस, कुंज, नमन, निशित, रौनक, माज, जरीर, नुपुर, सबका सेम आ रहा है। दक्ष, उसका भी सबका सेम है। क्या आ रहा है। डी। तो हम डी। आर्नवी के भी डी। आंसर देखते हैं। आंसर क्या है। डी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ। 18। फिनॉल को रिएक्ट करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। अब थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक की रिएक्शन हल्की सी चाहिए होगी, थोड़ा सा कंसेप्ट। एंड गिव्स टू प्रोडक्ट। कौन से दो प्रोडक्ट है देखो। विच मेथड विल बी मोस्ट एफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल सेपरेशन। छोटे लेवल पे नहीं, लार्ज स्केल पे। करो जरा ट्राई। क्या आ रहा है इसके अंदर। सी 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 सी। चेक करें। सोच लो। एक तो बना होगा ऑर्थो वाला, एक बना होगा पैरा वाला। तो ऑर्थो और पैरा के लिए क्या काम आएगा। स्टीम डिस्टिलेशन, अभी आज ही पढ़ा है। अलग तरह से पूछ लिया इसको। तो आंसर क्या है। जी बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक भी ठीक है तुम्हारी। ये वाला बताओ। डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल और स्टीम। अच्छा कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सिंपल समझना है इसको। ये वाला ट्राई करो। यार अब की बार आंसर आ रहा है। सबका सेम आ रहा है। अदिति, दक्ष, निश्चित, आर्य, रौनक, ख्याति, माज, नमन, नुपुर, आर्नवी, निष्ठा, कुंज, सुयस, सबका ही सेम आ रहा है। शरीर सी। चेक करें। आंसर क्या है। सी। बहुत बढ़िया, गुड। इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 20। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लग जाए कि सर इसका तो यही है। एग्जाम में टाइम बचना चाहिए अपना। रात को सोते हुए को पूछे कि बता डिस्टिलेशन में कौन सा लगाना है, सीधा आना चाहिए सर एसीटोन के साथ ये है ये लगा दो।
बताओ ज़रा, अब की बार क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सबका आ रहा है बी। चेक करें। तो ये तो लिखा क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलिन। ठीक है। C6H14 और ये C5H12 दोनों हाइड्रोकार्बन है। ये एनिलिन प्लस वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर है। जरा चेक कर दो तुम्हारा आंसर। आंसर है बी। बहुत बढ़िया, सबका ही सेम आ रहा है। इसका आंसर बताओ आप। 21 क्वेश्चन नंबर। कोशिश किया मैंने सब क्वेश्चन कवर करने की पीवाई की गए। कुछ कुछ हो सकता है छूट गया हो तो पता नहीं। ट्राई तो किया मैंने सब कवर करने के लिए। लिस्ट वन लिस्ट टू को मैच करो जरा। चार आंसर सबका सेम है इस बार भी। बहुत बढ़िया। ख्याति, निशीत, माज, आर्नवी, निष्ठा, सुयस, रौनक, अदिति, नमन, दक्ष, नुपुर, शरीर, सबका डी आ रहा है। जरा देखते हैं आंसर क्या है। डी। वेरी गुड। बहुत सही जा रहे हो। इसका आंसर बताओ जरा। कलर्ड इम्प्योरिटी। मैंने बताया था कुछ, याद आया कहीं पे था? कलर इम्प्योरिटी कहीं ना कहीं था। कुछ पाउडर फॉर्म में मिलाने की बात की थी मैंने। ये मेन का है 2018 का। ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो वाला क्वेश्चन है। क्रूड लिखा है। क्रूड नेफ्था। कहीं आया था ये भी वर्ड। ग्लिसरॉल तो बता रखा था। और 100 पैरा बता रखा था, कलर्ड वाला भी आया था। इसका देखते हैं। हाँ, इसमें गलती हो रही है। बी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। गलती मत करो, ध्यान से याद करो। नेफ्था का आया था, पेट्रोलियम में आया था। और कलर के लिए क्या यूज़ किया था? ऊपर से कुछ पाउडर फॉर्म मिलाया था ताकि कलर हटा देंगे अपन, एडजॉर्प्शन वाला कुछ चीज़ थी। बताओ आंसर। चलो जरा। तो आंसर है बी। इसमें कुछ लोगों का डी आया। एक है दो लोगों का। डी क्यों दिया उन्होंने? डी देने का मतलब है कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे सी और डी में उनको। सी और डी में। सी लिखा है क्रूड नेफ्था मतलब क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम। पेट्रोल डीजल के लिए क्या यूज़ किया था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया था। अब नेफ्था उनमें से वर्ड लिखा उन्होंने। बोला नेफ्था वर्ड भी था उसके अंदर। तो क्रूड के लिए क्या था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यू। तो बस आंसर हो गया अभी। और मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड शुगर। ग्लिसरॉल शुगर के लिए क्या काम आएगा? वैसे तो एक ही बचा है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अरे ये तो पहले आ रखा है। ग्लिसरॉल ये सब भी कर सकते थे। ठीक है। चलो कोई नहीं, होता है। थोड़ी देर मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। इसका आंसर बताओ मुझे। स्टेटमेंट बेस्ड है, ए आर बेस्ड, असर्शन रीजन। ए ए ए ए ए ए ए। आंसर है ए। बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में? बोलो। मज़ा आ रहा है? यस और नो में आंसर लिखो। एक बार बता तो पड़े मेरे को क्या चल रहा है। टॉपिक पढ़ने में मज़ा आ रहा है? एक बार मुझे अपडेट दे दो ताकि थोड़ा आगे चले अपन। जब। यस। या। निष्ठा करिए, बहुत बढ़िया, यस सर। सिद्धार्थ। बहुत बढ़िया। वेल डन। चलो। मेरे को भी मज़ा आ रहा है, तुम क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है। अंदर से फीलिंग आ रही है प्राउड वाली। ये वाला क्वेश्चन करो चलो। 24।
ये है 2021 का, ठीक है। बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। क्या कर रहे हो बेटा? अलग नहीं आना चाहिए, सबका सेम आना चाहिए। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एनिलीन, ये तो आज आ रखा है क्लास में। और एनिलीन को मिक्सचर को सेपरेट किया स्टीम के थ्रू। मैक्सिमम का आ रहा है बी 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 बी। चलो देखें आंसर जरा, या वेट करें थोड़ा और देख के। 5-10 सेकंड तो मेरे थे, किसी के रह गया वो आंसर तो। सबका हो गया, चलो। आंसर है बी। क्लोरोफॉर्म एनिलीन वाला बता रखा था। बी का मतलब क्या था? बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। ये क्लोरोफॉर्म एनिलीन के लिए यूज़ किया था अपन ने सिंपल डिस्टिलेशन। और एनिलीन को सेपरेट कर रहे थे अपन किससे? वाटर से। तो स्टीम वाला काम आया था, ठीक है। आंसर क्या था? बी।